plus sharing, plus we are starting this one, then this one. Okay, dear participants, welcome back in Learning Anatomy and Physiology for Physical Activity by Tariq Sir's PE वाले। अभी हमारे पास 34 घंटे बचे हैं। 6 घंटे हमारे ऑलरेडी वी हैव कवर्ड। आउट ऑफ 40 आवर्स चैलेंज वी हैव गॉट 34 आवर्स लेफ्ट। अब इन 34 आवर्स में हमको अभी बहुत कुछ करना है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपको याद होगा, बहुत अच्छे से आपको चीज़ें याद होंगी कि आपको ये जो 40 आवर्स है, दिस इज़ ओनली अ क्रैश कोर्स इन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, because the contents in anatomy and physiology is so numerous, इतना ज़्यादा है इसका कंटेंट, इतना वॉल्यूमिनस है कि इसको 40 घंटे में पकड़ना तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। हम लोग इन दिस कोर्स ऑफ 40 आवर्स हम लोग क्या डील कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स डील करेंगे जो कॉमनली फिजिकल एक्टिविटी में इस्तेमाल होते हैं, या आम तौर से वो इंफॉर्मेशंस हम इस्तेमाल करेंगे, ट्राई टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, जो हम आम तौर से एनाटॉमी फिजियोलॉजी की क्लासेस में नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो है वो आप सब लोग बहुत सिंसियर हैं, सिंसियरिटी के साथ आप ज्वाइन किए हुए हैं, एंड आई नो कि आप लोग सब बहुत अच्छे से लर्न भी कर रहे हैं, क्योंकि जो सेल्फ एनालिसिस सेक्शन होता है उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा अभी तक परफॉर्म किया है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग जो हैं वो आगे भी इसी तरीके से बने रहेंगे, क्योंकि टाइम जो है वो, मतलब जो असल में समय के बारे में कोई जानता नहीं है ना, कि कैसा है क्या है। मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, वो इतिहास ने कर रखा है, ह्यूमन काइंड ने कर रखा है ना। पास्ट टेंस, भूतकाल, प्रेजेंट टेंस अभी वर्तमान, और भविष्य काल फ्यूचर टेंस में, है ना। तो ये ऐसे 3 हिस्सों में हमारा डिवाइडेड है। देखो टाइम की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम की कैरेक्टरिस्टिक हमें पता हो तो हम उसको अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। टाइम की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि टाइम जो है वो जो पास्ट का होता है वो तो छोटा लगता है, जो गुजर जाता है समय वो छोटा लगता है। आप देखो, आप जिस भी क्लास में हो या कहीं पे भी आप टीचर हो, या आपका कैरियर किसी और उस तक पहुंच गया हो, इवन मैं, यानी 24 साल हो गए सर्विस को, लेकिन अभी मैंने 1986 में हाई स्कूल किया। आई डिड माई हाई स्कूल इन 1986। 1986 में का जो स्टूडेंट क्लास फेलो मेरे साथ मिल जाता ना, अगर कभी बस बस में, एक बार मिल गया एक मेरा दोस्त वीरेंद्र सिंह, वो मुझको बस में ऐसे ही मिल गया, बहुत जाना पहचाना से लग रहा था। एनी हाउ, बात करते 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 अचानक हम दोनों के मुंह से निकला, अरे यार तारिक, वो मैंने उसको, अरे यार वीरेंद्र, ऐसा लग रहा है जैसे हाई स्कूल अभी हम लोगों ने किया है ना। अभी ये 2 साल पहले की बात है, दो मुश्किल से 2.5 साल हुए होंगे। तो अब पॉइंट इज कि मतलब 1986 से लेके आज तक कितने साल हो गए आप कैलकुलेट कर सकते हो। और हम दोनों का परसेप्शन क्या बना पास्ट के लिए? परसेप्शन ये बना कि अरे यार ऐसा लग रहा है जैसे अभी हमने पास किया है ना। तो ये पास्ट का टाइम की कैरेक्टरिस्टिक है कि जो गुजर जाता है वो छोटा लगता है, नंबर वन। नंबर टू, जो चल रहा होता है वो बड़ा लगता है, बड़ा लगता है ना। अरे यार 2 घंटे, 2 घंटे की क्लास, अरे कौन करेगा यार 2 घंटे की क्लास? अरे यार तारिक सर तो बहुत पकाते हैं, अरे यार फलाने मैडम तो बहुत पकाती हैं, अरे है ना। तो क्या है असल में, वो पका नहीं रहे कुछ, वो क्या कर रहे हैं, द पॉइंट इज सिंपली इज कि वो आपको आपका जो टाइम स्पैन है ना, वो आपको बड़ा लग रहा है क्योंकि वो अभी करंट में चल रहा है। अच्छा, फ्यूचर का जो टाइम होता है उसके बारे में हमको और आपको किसी को भी, फ्यूचर के टाइम के बारे में हमको आपको किसी को भी नहीं जानकारी होती कि वो कैसा होगा। ठीक है, तो अभी हमारे 6 घंटे गुजर गए और हमें पता नहीं चला। अभी हमारे 15-10 मिनट, 5 मिनट, शायद 5-7 मिनट और गुजर गए होंगे, अभी भी हमको नहीं पता चला, है ना। तो इसलिए हमको टाइम को बहुत इफेक्टिवली इस्तेमाल करना है। अगर हम टाइम को बहुत इफेक्टिवली नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे तो आप याद रखिएगा कि फिर हमारी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की लर्निंग जो है फॉर फिजिकल एक्टिविटी, वो हमारे फ्रूटफुल नहीं हो पाएगी। और आपको तो पता ही है, इस दुनिया में हम लोग पीछे डिस्कस करते चले आ रहे हैं, दुनिया का हर काम अपने पीछे कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स लिए हुए है। वो सिद्धांत आप पूरे करोगे तो वो काम होगा। प्यास बुझने का कोई प्रिंसिपल है, कोई सिद्धांत है।
अगर आप वो सिद्धांत पूरे नहीं करोगे तो फिर आपकी प्यास नहीं बुझेगी, चाहे आप मर जाओ, चाहे मैं मर जाऊं। तो पॉइंट इज कि हमें जो है वो सिद्धांतों को पूरा करना होता है। हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की लर्निंग को और कैसे फास्ट कर सकते हैं विद इन आवर स्टिपुलेटेड टाइम, विद इन आवर स्टिपुलेटेड टाइम हम कैसे इसको और इन्हेंस कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ना हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क। और कैसा स्मार्ट बना सकते हैं अपनी इस लर्निंग को, तो उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इससे पहले हम लोग डिस्कस करते चले आ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस की बहुत सारी चीज़ें। आज हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे कि आपकी लर्निंग ये एक्स्ट्रा लर्निंग में आती है। इफ़ यू वांट, इफ़ यू विल कैरी, तो आपकी जो है वो लर्निंग ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर फिजिकल एक्टिविटी विल बी इनहैंस्ड। और अगर आप नहीं कर रहे इसको तो इट विल नॉट बी इनहैंस्ड। तो फैसला तो आपको करना है ना, फैसला तो आपको करना है कि आप इसको करोगे या नहीं करोगे। देखो, इंसान को ऊपर वाले ने एक सुपर पावर दे करके भेजा है। क्या है सुपर पावर? आपकी विल पावर, जिसको आप बोलते हो विल पावर। दैट विल पावर इज योर सुपर पावर। आप उसको जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर लो। तो हम लोग पीछे बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो है वो स्मार्ट प्रिंसिपल्स फॉर लर्निंग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर फिजिकल एक्टिविटी हम लोग करते चले आ रहे हैं। जैसे ट्राई टू लर्न ओनली वन थिंग, वन न्यू थिंग ईच डे, ये हमारा एक प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल, कीप लर्निंग, कीप हेल्पिंग अदर्स इन लर्निंग। उनको भी आप मदद करते रहो। जो दोगे वो आपके पास पलट के आएगा। एनाटॉमी दोगे, एनाटॉमी आएगी। गाली दोगे, सॉरी टू से बट गाली दोगे तो गाली पलट के आएगी। प्यार दोगे तो प्यार वापस आएगा। नफरत दोगे, द्वेष दोगे, जलन दोगे, जो दोगे वो वापस आएगा। जिसको कहते हैं ना, जो बोगे वो काटोगे, वही फसल कटती है। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की फसल आप लगाओ, दूसरों को शेयर करो, तो आपके पास भी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर फिजिकल एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से आपके पास वापस आएगी। 10 टाइम्स एक दोगे तो 10 टाइम्स वापस आएगी। ठीक है। अब हम लोग आज नया एक एक्स्ट्रा लर्निंग में एक और स्मार्ट प्रिंसिपल हम समझने की कोशिश करेंगे। वो ये है कि हमारा खाना कैसा होना चाहिए, हम खाना किस तरीके से खाएं। आप में से हो सकता है बहुत से लोगों को बड़ा अजीब लग रहा हो कि यार एनाटॉमी फिजियोलॉजी फॉर फिजिकल एक्टिविटी का इससे क्या ताल्लुक। सर चीज़ है, हर याद रखिएगा, हर चीज़ से इंसान की ज़िंदगी का ताल्लुक है। इंसान की ज़िंदगी के लिए ही दुनिया में जितना भी काम हो रहा है, दुनिया में जितना लोग स्पेस में जा रहे हैं, लोग एनाटॉमी में अंदर डीप एंड डीप एंड डीप सेल्स के अंदर घुसे चले जा रहे हैं। सिर्फ सेल सेल के ऊपर पहले कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी, अब तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर पूरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ओनली ऑन माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? आप फिजिकल एक्टिविटी पे रिसर्चेस करते हो, क्यों करते हो? फिजियोथेरेपी वाले डिफरेंट जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे काम करते हैं, बायोमैकेनिक्स वाले, किन्जियोलॉजी वाले क्यों कर रहे हैं? फॉर व्हाट? सिविल इंजीनियर कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है, काहे के लिए कर रहा है? ये सब लोग जो हैं वो ह्यूमन लाइफ के बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं, है ना। तो जितनी भी चीज़ें हैं ये सब हमारी और आपके बेटरमेंट के लिए हैं, हमारी और आपकी स्ट्रक्चर के लिए है, हमारे और आपकी फिजियोलॉजी के लिए है। तो ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी कि हम जो खाना खा रहे हैं, जिस तरीके से खाना खा रहे हैं, उसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है। इसका असर तो पड़ना है। ठीक है। आप एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हम असल में क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सिंपल सा इतनी सी बात है ना। इसके ऊपर मैं आपसे बात नहीं करूंगा कि हमें कैसे खाना चाहिए, लेकिन मैं बेस प्रिंसिपल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हमको कॉन्शियसली खाना खाना चाहिए, कॉन्शियस लेवल पर खाना खाना चाहिए। हम कॉन्शियस बीइंग है ना, अरे हम कहते हैं ना, भारतीय कल्चर में, संस्कृति में कहते हैं कि हम अपनी कॉन्शियसनेस हायर कॉन्शियसनेस के साथ अटैच करना चाहते हैं, उसके साथ हम जोड़ना चाहते हैं। योग को ऐसे ही डिफाइन करते हैं। अभी हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे, लेकिन ये कि मतलब कॉन्शियसनेस हमारी, तो हर कॉन्शियसनेस मतलब क्या, हर चीज़ हम कॉन्शियसनेस के साथ करें, है ना, सोच विचार करके करें। अभी हमें, लेकिन जो रेगुलर चीज़ें होती है ना ज़िंदगी की हमारी, वो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में चली जाती हैं और फिर हम सोचते समझते नहीं करते उसको, बस ऑटोमेटिकली करते हैं, गपड़ 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 खा लेते हैं हम। नहीं,
आपको कॉन्शियसली आपको काम करना है। क्या कॉन्शियसली काम करना है आपको? उसके लिए कैसे खाना है? आप फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। आप जो है वो 3-4 चावल के दाने या गेहूँ के दाने, गेहूँ आमतौर से घरों में नहीं होता, आप चावल के दाने जो है 2-3-4 आप मुँह में रख लो और सिर्फ़ उसको मुँह में रखे रहो, कुछ मत करो उसके साथ, है नहीं? ट्राई टू ऑब्जर्व व्हाट्स हैपनिंग इन योर माउथ। देखिए हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है, जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है, वो हमारा लिप्स से शुरू होकर के और एनल कैनाल तक जो है वो जाता है ना? ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है और ये एक पाइप के थ्रू जाता है। कहीं पाइप मोटा है लाइक पेट, कहीं पाइप पतला है लाइक स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन्स, है ना? कहीं जो है वो हमारा पाइप शायद थोड़ा और पतला है लाइक फूड पाइप। तो हमारा जो है वो मतलब ये है कि वो एक पाइप के थ्रू हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है ना? हर सिस्टम की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में चलती हैं। उसी में हम एनाटॉमी पढ़ते हैं, उसी में हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। तो हमारा डाइजेशन प्रोसेस जो है वो यहाँ से शुरू हो जाता है ना? बल्कि कुछ योगीज तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, जुबान से शुरू हो जाता है और लिप्स के बाहर से शुरू हो जाता है, बिकॉज वी कैन टेक आउट आवर टंग, ऐसा करके। तो अगर आप यहाँ से चखोगे तो भी आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस शुरू हो जाता है। ओके फाइन, है ना? लेकिन अमूमन ऐसा करते नहीं हम लोग, बहुत कम करते हैं, बहुत कम करते हैं। 99.9% केसेस में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम लिप्स से शुरू हो जाता है और उसके अंदर जुबान है, पैलेट है, फिर हमारे जो है वो सब पूरा मुंह का अंदर का स्ट्रक्चर है, देन फूड पाइप है और फिर वो क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से मालूम है। ठीक है, तो हम क्या ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं? सिंपली वी आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व कॉन्शियस एट कॉन्शियस लेवल, कि हमारा जो चावल जिसको हमने कभी सोचा भी नहीं कि ये मीठा भी होता है क्या, पढ़ा है, कभी हमने ट्राई नहीं किया। आप इसको ट्राई करो प्लीज, आप इसको ट्राई करो, आपको बहुत मजा आएगा, है ना? देखो लाइफ को इजीली लो, एंजॉय के साथ लो। जल्दी 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 काम करोगे तो सारे काम बिगड़ जाते हैं। इन द एंड हमें जो है वो कुछ नहीं मिलता, है ना? स्लोली काम करो, अच्छे से कॉन्शियस लेवल पे काम करो, इन द एंड आप बहुत सारा काम कर लोगे, है ना? तो फिर मैं आपसे कह रहा था कि आप 3-4 दाने मुंह में रख लो और उसको चबाओ नहीं, उसको घुलने दो, उसको घुलता रहेगा। आप देखोगे थोड़ी देर के बाद आपको जो है वो मीठा मीठा मिठास सी आने लगेगी अपने मुंह के अंदर। Why it's happening? Because it's now carbohydrate which is present in the grains of the rice. वो जो 3-4-5 दाने आपने रखे थे, carbohydrate is oozing out, it's coming out now, it started coming out into your mouth and your taste buds are around your this जुबान, है नहीं? ये जो है वो उसको फील करने लग गई। अभी तक उसने मिठास नहीं फील की थी चावल की या गेहूं की या बाजरे की, अभी वो करने लग जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आप इसको कॉन्शियस लेवल पर खाना खाओ, कॉन्शियस लेवल पर चबा के अच्छे ढंग से खाना खाओ, छोटा निवाला रखो, अपने मुंह के साइज से आधा निवाला रखो, अच्छे से चबाओ, है ना? योग के अंदर कहते हैं कि कम से कम 32 बार तो चबाना चाहिए। अच्छा 32 बार ना चबाओ क्योंकि 32 दांत होते हैं आपके। अगर आपके 28 दांत हैं, काउंट कर लो आपके कितने दांत हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके ऊपर फॉर एग्जाम्पल 14 है, ओके नीचे 14 है, 28 हो गए। अगर आपके 28 दांत हैं तो 28 बार चबाओ। और योगिक साइंसेस में तो कहा जाता है मिनिमम हर निवाले को 24 बार चबाना चाहिए, 24 बार मिनिमम हर निवाले को, चाहे कुछ भी खा रहे हो, चाहे फल खा रहे हो, चाहे आप मतलब सब्जी खा रहे हो, गोश्त खा रहे हो, कुछ भी, अंडा खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, 24 बार तो मिनिमम और मैक्सिमम उतनी बार जितने आपके दांत हैं हरने वाले को, राइट? ओके फाइन। तो हमको कॉन्शियस लेवल, अच्छा आप 24 बार खाओगे तो कॉन्शियस लेवल पर खाओगे, है ना? हर टेस्ट आपको यहाँ नजर आएगा, हर टेस्ट आप महसूस करोगे। काली मिर्च का टेस्ट, जीरे का टेस्ट, मक्खन पड़ा है तो उसका टेस्ट, टमाटर का टेस्ट, और जो सब्जी पकी है उसका टेस्ट, अगर कोई फल पड़ा है तो उसका टेस्ट, अगर कोई और एक्स्ट्रा चीज, हर चीज का टेस्ट आपको उन 24 बार वो करने में आपको जो है वो उसमें आपको कॉन्शियस लेवल। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जस्ट ट्राई टू हैव योर फूड एट द कॉन्शियस लेवल which will enhance the chances of learning anatomy and physiology for physical activity. Number one. Number two is smart principle. Number two, second,
स्मार्ट प्रिंसिपल इज कि आप अपनी मैकेनिक्स सीधी रखो, अपना पोस्चर आप सीधा रखो हमेशा, ऑलवेज। देखो, ये साइकोलॉजी की फील्ड हमको बताती है, अब तो बहुत एडवांस कर गई साइकोलॉजी की फील्ड। पिछले 30 सालों में मतलब बम्बार्डमेंट हुआ है साइकोलॉजी की फील्ड में, है ना। तो साइकोलॉजी की फील्ड हमको बताती है कि अगर आपके सामने जो एम है, अगर आप अपने हर काम को उससे अटैच कर दो, तो आप ऑलरेडी 60% आपकी बैटल तो ऑलरेडी यू हैव वन। यानी जो भी आपका, फॉर एग्जाम्पल आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर फिजिकल एक्टिविटी आप ये कर रहे हो, तो आप अपना खाने को इससे अटैच कर दो, आप अपनी बॉडी के अलाइनमेंट को इससे अटैच कर दो। अच्छा, जब भी बैठेंगे तो जो है वो सिट स्ट्रेट, है ना। झुक गए, नीचे बैठ गए, ऐसे हो गए, मोबाइल ने भी आजकल जिंदगी खराब कर रखी है, ऐसे हो गए। याद आ गया कि तारिक सर पी वाले ने क्या कहा था, ओके फाइन, फॉर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सिट स्ट्रेट। अच्छा, आप ये धीरे धीरे आप करते रहोगे तो आप देखोगे कि आपको जो है वो मतलब मैं नहीं समझता कि आपको शायद 10 दिन लगेंगे, आपका जो है वो पोस्चर ऑटोमेटिकली अलाइंड होने लगेगा, है ना। मेरा सर जो है ना, ये जो आपका सर होता है, एडल्ट ह्यूमन बीइंग का सर जो है वो 4 किलो से 4 किलो से 4 किलो से ये नॉर्मल है, मतलब मेल फीमेल मिला के मैं कह रहा हूँ, एवरेज मेल फीमेल का 4 किलो से 5 किलो 700 ग्राम का होता है। 4 केजी से लेकर के 5 किलो 700 ग्राम का मेल फीमेल मिला के एवरेज, ये हमारा हेड, इसमें सारी मसल्स और स्किन और फैट और हड्डी कंटेंट और सब कुछ आता है, ठीक है। अच्छा, अब ये टिका किस पे होता है, हमें आपको मालूम है किस पे टिका है ये एटलस पे टिका है, एक्सिस पे टिका है, मतलब ये जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है दो, इन पे टिका हुआ है। वो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो C1 है और C2 है, सर्वाइकल 1 सर्वाइकल 2, ये भी हमको अच्छे से पता है। जब हम इसको इसका अलाइनमेंट खराब करते हैं, जब हम इसको आगे कर लेते हैं ऐसे करके, आप जितना आगे करते जाते हैं इसका किलोग्राम का इम्पैक्ट जो है वो लगातार बढ़ता चला जाता है, लगातार बढ़ता चला जाता है। आप एक लेवल पे ऐसे आ जाते हैं कि आपकी स्पाइन को, C1 को और C2 को कितना वेट झेलना होता है। अभी तो 4 से आप अराउंड मानो 5.5 किलो झेलना हो रहा था, अभी अभी कितना हो गया, वो 27 किलो झेल रहा है, 29 किलो झेल रहा है। और ज्यादा आपकी कमर अमर भी ऐसे हो, बिल्कुल आप डाउन पे हो, तो 35-37 किलो का सिर्फ आपका सिर वो अपना कर रहा है। क्या करेगा बेचारा, वो चरमरा जाएगा ना, टूट जाएगा, फिर वही टूट जाता है, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है और क्या क्या हो जाता है। तो सिट स्ट्रेट। तो हमारे 2 स्मार्ट प्रिंसिपल्स आज के हैं, ईट कॉन्शियसली नंबर 1 and correct your alignment for the sake of learning of anatomy and physiology for physical activity। मैं फिर से एक बार दोहरा दूं, ये सारे प्रिंसिपल्स आपको हेल्प करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर फिजिकल एक्टिविटी को सीखने में, याद करने में, आपको रिटेन करने में, आपको ये सारे प्रिंसिपल्स हेल्प करेंगे। अगर इन प्रिंसिपल्स को आप नहीं अडॉप्ट करेंगे तो आपकी लर्निंग कम और कम और कम और कम, क्योंकि खाली से पढ़ने से, देखने से, सुनने से चीज़ें नहीं याद होती हैं, चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं आएंगी। और तीसरी चीज़ जो मैंने आपसे हमेशा कहता रहता हूँ, पहले का प्रिंसिपल है कि आपको अपनी लाइफ में, चूंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी फॉर फिजिकल एक्टिविटी लेकर के आना है, तो उसके लिए आपको अपनी लाइफ में कुछ एडजस्टमेंट्स भी तो करने होंगे ना, है ना। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं, घर में अगर कोई नई चीज़ आती है, कोई नया सोफ़ा आता है, नई डाइनिंग टेबल आती है, नया टीवी आता है, नया लैपटॉप आता है, तो हम पुराने को कहीं कुछ एडजस्ट करते हैं, कुछ सामान एडजस्ट करते हैं। इसी तरीके से लाइफ में आप चाहो कि जैसी आपकी लाइफ गुजर रही थी 10 बजे सो के उठने की, अभी भी आप ऐसे ही गुजारोगे, अरे सर की क्लास तो 3 बजे होती है, ओके नो प्रॉब्लम एट ऑल, और ये नहीं, लाइफ में आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा। ओनली देन यू विल बी एबल टू फाइट विद दिस 40 आवर्स चैलेंज। और अगर आप वो चेंजेस नहीं लेकर के आओगे तो आपकी लर्निंग प्रोसेस और कम हो जाएगा, राइट। तो मैं समझता हूं कि मैं अपनी बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाया हूंगा। अब हमारा मेन कंटेंट आज का शुरू होता है। लेट्स स्टार्ट विद श्री सरस्वती वंदना। ये सरस्वती वंदना जो है वो आपको नेट पे बहुत सारे उस पर मिल जाएगी, है ना, सरस्वती वंदना। लेकिन वो सब ने स्कॉलर्स की अपना लोगों ने बनाई हैं, बड़ी अच्छी हैं, बड़ी खूबसूरत हैं सब, लेकिन जो ऋग्वेद के अंदर हैं, ऋग्वेद के अंदर हैं, वो हमने और आपने से जो है वो मिस हो जाती है। हमको उस वंदना पे जो श्रुति ज्ञान है,
श्रुति ज्ञान मतलब रिवील्ड ज्ञान है, उस पर हमको जो है वो श्री सरस्वती वंदना करनी चाहिए। ये मेरा अपना मानना है। आप में से जो लोग मानते हो तो इसको आप लोग अपने पास रिकॉर्ड करें, इसको याद करें, इसको प्रैक्टिस करें। सारे स्मार्ट प्रिंसिपल्स वही रहेंगे, दूसरों को सिखाएं तो आपको याद होगा। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं इसको। आरंभः वंदे परमेश्वरम। देखिए हम लोग शुरू करते हैं ना, कहते हैं अरबी में भी कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मतलब मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान है, कृपालु है, बड़ा दयालु है। इसी को हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं। आरंभः वंदे परमेश्वरम, मैं शुरू करता हूँ परमेश्वर के बनाए सिद्धांतों की तारीफ के साथ। सिद्धांतों के साथ आप करोगे तो ये असल तारीफ है। मुंह से बोलते रहोगे और काम उसके अनुसार नहीं करोगे तो वो आपके मुंह की बातें हैं, वो दोगली लाइफ है, उसका कर्मों से कोई ताल्लुक नहीं है। राइट। ब्रह्मानंद स्वरूपम, परमेश्वर की उपस्थिति अर्थात उसके बनाए सिद्धांतों के अनुसार कर्म करने में ही परम आनंद है। उसने जो, देखिए हर चीज के लिए उसने जो उसने हर चीज पैदा की, हर चीज को उसने प्रिंसिपल्स दिए। सूरज को प्रिंसिपल दिया उसने, चांद को, रात को, मौसम को, जमीन को, ब्रह्मांड को, सबको प्रिंसिपल दिए। सब अपने अपने कामों में मगन है, सब परमानंद में। एक इंसान है जो कॉन्फ्लिक्ट में, अपने से भी कॉन्फ्लिक्ट में है और अपने से कॉन्फ्लिक्ट में है, इसलिए दूसरे से भी कॉन्फ्लिक्ट में है। क्यों? क्योंकि उसके बनाए सिद्धांतों के अनुसार वो कर्म नहीं कर रहा। अगर उसके सिद्धांतों के अनुसार वो कर्म करना लग जाए तो वो भी परमानंद में हो जाए। तो परमानंद ऐसे नहीं मिलता आपने ध्यान लगा लिया हो, अब नशे में आ गए और होने हो ये कुछ होने लगा यार, अरे बड़ा मजा, ओह नहीं जी नहीं, है नहीं। अगर उसके सिद्धांतों के अनुसार कर्म नहीं है तो आप ध्यान ही नहीं लगा पाओगे, है ना। एक क्लेश, एक द्वेष, एक आफत मची रहेगी खुद अंदर भी, बदले की भावना, बदले की आग, द्वेष की आग, जलन की आग, है ना, ये भी आपके रहेगा तो कहाँ से ध्यान लगा लोगे। तो उसके सिद्धांतों के अनुसार कर्म करने में ही परम आनंद है। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग ऋग्वेद का, जो कि पहले मंडल में है, उसके तीसरे सूक्त में है और उसके मंत्र 10, 11, 12। तो हम लोग 10वां मंत्र कर रहे हैं पहले। पावकनः सरस्वती वाजे बिर्वाजिनीवती यज्ञम वष्टुधिया वसुः, अर्थात ओ सरस्वती, आप हमारी हर तरह की कमजोरियों को दूर करने वाले हैं। आप करने वाले मतलब क्या, वो हाथ डाल के कर देंगे? आप यकीन जानिएगा, परमेश्वर, आप भूखे मर जाओ, आप खाना ना खाओ, आप खाना ना खाओ तो परमेश्वर हाथ डाल के आपको खाना नहीं खिलाने आएंगे, माफ करिएगा। अगर कोई ऐसे उनसे अटैच्ड है तो सिर्फ इमोशनली अटैच्ड है। वो भूखे मर जाए, खाना नहीं खिलाने आएंगे। वो क्या, उसके जो खाने के, भूख मिटाने के सिद्धांत हैं वो पूरे करने पड़ेंगे। तो कमजोरियों को दूर करने के कुछ सिद्धांत होंगे, उनको हम उनकी तरफ अपनी साधना में, अपने फेथ में हम उनको कहते हैं कि आप हमारी कमजोरियों को दूर करने वाले हैं, मतलब आपके बनाए सिद्धांतों के अनुसार ही वो दूर हो सकते हैं। और ओ सरस्वती, जब हम आपके बताए मार्ग पर कड़ी मेहनत करते हैं, कड़ा संघर्ष करते हैं, तो आपका स्वभाव और आपके गुण हमारे अंदर आते चले जाते हैं, जागृत होने लगते हैं। ओ सरस्वती, इस संघर्ष में आपकी शक्ति हमें प्रदान हो। शक्ति क्या है उनकी? उनकी शक्ति क्या है? उनकी शक्ति तो अता है, उनकी शक्ति तक तो कोई पहुंच भी नहीं सकता। उनकी शक्ति हम इंसानों के लिए क्या है? उनके बनाए हुए सिद्धांत। उन सिद्धांतों को मैं और आप पकड़े रहें, उनकी शक्ति हमको प्राप्त होती रहेगी। तो हमको जो है वो ये चीज कि हमको परमेश्वर को, जिसके अलग अलग क्वालिटेटिव उस पर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार जो है वो उसके नाम हैं, उन्हीं में से एक नाम जो है वो श्री सरस्वती है। उन्हीं उसी नाम से हम जो है वो उसकी वंदना कर रहे हैं, है ना। देखिए अब ये 11वां मंत्र जो है वो ऋग्वेद का क्या कहता है? चोदयित्रिषु नृतानां चेतन्ति सुमतीनां यज्ञम दधे सरस्वती। ओ सरस्वती, आप हमें सच्चाई की तरफ प्रेरित करो। फिर वही बात, वो करेंगे प्रेरित, आपको होना है प्रेरित। सिद्धांत उन्होंने दिए हैं, आप सिद्धांतों को पकड़ो, प्रेरित हो जाओ, है नहीं, और हमारे अंदर सत्य कर्म करने की सुमति प्रदान करो। फिर वही बात, वो आगे डंडा मारे आपको, तब हम सुमति करेंगे, तब हम जो है वो सत्य कर्म करेंगे, वरना हम झूठ पे ही चलते रहेंगे। नहीं, आप कितने ही बुरे कर्म कर लो, मैं कितने ही बुरे कर्म कर लूँ, एक से एक घिनौने कर्म कर लें, कोई डंडा नहीं मारेगा आपको। क्यों मारेगा डंडा? वो डंडा नहीं मारेगा। इंसान आपस में मारने तो मार ले, वो नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि आपने उसका प्रिंसिपल को तोड़ा है।
आप प्रिंसिपल सेट करो, आप प्रिंसिपल सेट कर दोगे, बहुत अच्छी बात है नहीं? उस सरस्वती ने मेरे संघर्ष को कबूल कर लिया। अच्छा, फिर वो कोई क्या राजा है नहीं, या महाराजा है, या वो नरेश है ना? महाराजाओं का महाराज को कहते हैं नरेश। क्या वो नरेश है? वो उसको हमने दिया ऐसे और उसने कबूल कर लिया? ना जी ना, है? उसने संघर्ष को कबूल कर लिया मतलब आपने सिद्धांतों के अनुसार काम किया, जो भी सेट उसने सिद्धांत किए हैं उन सिद्धांतों के अनुसार काम किया, आपका काम पूरा हो गया, मतलब कि उसने कबूल कर लिया उसको, है ना? तो सारा मसला जो है वो सिद्धांतों का है। ओके, तीसरा मंत्र देखिए वो क्या कहता है श्री सरस्वती वंदना का, कि महो अड़ह सरस्वती प्रचेतयति केतुना विधियो विश्वा विराजति। अर्थात ओ सरस्वती, आपकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। देखिए उन्होंने अपने ज्ञान से ही तो बनाया ना ये सब। पहले उन्होंने सोचा, उसको बनाया और कहा कुन फयकून, है नहीं? उसने कहा कि हो जा और सब हो गया, राइट? तो पूरे ब्रह्मांड में उसका ज्ञान फैला हुआ है। आप ज्ञान ले लो, हमारे अंदर भी है, एनाटॉमी के अंदर भी ज्ञान है, फिजियोलॉजी के अंदर भी ज्ञान है, ले लो, मैकेनिक्स के अंदर भी ज्ञान है, साइकोलॉजी के अंदर भी ज्ञान है, स्टार्स में भी है, गैलेक्सीज में भी है, यूनिवर्स में भी है, अर्थ में भी है, वाटर में, हर जगह उसका ज्ञान फैला हुआ, पूरे ब्रह्मांड में उसका ज्ञान फैला है। जो उसके ज्ञान को लेना चाहे वो ले ले। अच्छा, ज्ञान क्या है? वही प्रिंसिपल्स, वही सिद्धांत, उन्हीं को हम आज की मॉडर्न एज में हम लोग साइंस कहते हैं। जब हम साइंस कहते हैं तो बड़ा अच्छा है, और जब हम इसको कह देते हैं साहब ऐसे कर लो, तो उसको कहते हैं साहब अरे नहीं रिलीजन है, रिलीजन तो अपना अपना है, रिलीजन अपना अपना नहीं होता, अर्थ अपनी अपनी क्या मतलब है, पानी अपना अपना मतलब क्या है ना? तो ऐसा ही जो है वो उसका ब्रह्मा, पूरे ब्रह्मांड में उसका ज्ञान और उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी यूनिवर्सल विजडम है, वो फैली हुई है, और हमारी बुद्धि को जागृत करने का आप ही स्रोत हो, आप ही सोर्स हो। सारे प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए, तो वो प्रिंसिपल भी हमारे पास उन्होंने ही दिया है, वही हमारा सोर्स है। वो सरस्वती अपनी पूरी सार्वभौमिक बुद्धिमत्ता, यूनिवर्सल विजडम और ज्ञान के साथ यहाँ मौजूद है, इस वक्त यहाँ मौजूद है, वो हर जगह मौजूद है। इसे कहते हैं शहे रग, आप हाथ रखना अपना तो यहाँ टुक 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 बोलेगा, इसको कहते हैं कैरोटिड आर्टरी, एनाटॉमी में कहते हैं कैरोटिड, CAROTID, कैरोटिड आर्टरी, ये बोलती है टुक 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 टुक, है ना? ये हमारी इसको 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 जो है वो उर्दू में कहते हैं शहे रग, शहे रग, वो हमारी कैरोटिड आर्टरी से भी करीब है हमारे। ये कैरोटिड आर्टरी में हटा दो तो अब ये टक खत्म हो जाएगा, ब्रेन खत्म हो जाए, हमारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो वो तो यहाँ हमेशा मौजूद है, लेकिन इस वक्त हम उसको यहाँ पे वंदना उसकी इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको उसके प्रिंसिपल्स को समझने में आसानी हो जाए और हम अच्छे से अपनी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए हम लोग लर्न कर सकें। चलिए आइए, तो हम लोग जो है वो पीछे हम लोग देखिए डिस्कस कर चुके थे पीछे वाली क्लास में, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शनैलिटी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था सुपीरियर क्या होता है, इन्फीरियर क्या होता है, कॉडल क्या होता है, रोस्ट्रल क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की पीछे वाली क्लास में। आपको अच्छे से याद होगा जो लोग कंटिन्यूस क्लास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात और करता चलूँ कि आप लोगों में से जितने लोग भी क्लास कर रहे हैं बहुत अच्छा है ना? अच्छा, कौन मैक्सिमम करेगा, यानी कौन मैक्सिमम सीखेगा, वो उसके लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम वो सीखेगा जो क्लास भी रेगुलरली अटेंड कर रहा है, क्लास के दौरान नोट्स भी बनाता चल रहा है शॉर्ट हैंड में, और साथ में जब यूट्यूब पर उस क्लास का लेक्चर अपलोड हो रहा है तो उस लेक्चर को भी बहुत ध्यान से सुन रहा है। उसकी अपने इंडिविजुअल लेवल पर मैक्सिमम उसकी लर्निंग होगी। क्यों होगी उसकी मैक्सिमम लर्निंग? उसकी मैक्सिमम लर्निंग इसलिए होगी क्योंकि जो चीज़ें मैं क्लास में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, है नहीं, वो आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे अपने उस पर नोट्स में लिख रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। प्लस बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं आपके साथ जो है वो वहाँ नहीं डिस्कस कर पाता, यहाँ पे आपके साथ कुछ उसी से रिलेटेड एक्स्ट्रा चीज़ें, है ना? तो क्योंकि वहाँ पे तो लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास 2 घंटे का, उसमें आपके सवाल जवाब भी होते हैं, आपस का डिस्कशन भी होता है। मुझे भी बहुत बार मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ही बोलना होता है, तो उसमें जो है वो चीज़ें बहुत सी मिस हो जाती हैं, है ना? लेकिन यहाँ पर फ्री टाइम होता है, आप 1.5 घंटे का बना लो, आप 2 घंटे का लेक्चर बना लो, आप 2.5 घंटे का बना लो, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसलिए मैक्सिमम लर्निंग इंडिविजुअल लेवल पर तो उसकी होगी जो क्लास कर रहा है, नोट्स बना रहा है, प्लस अपलोडेड उस क्लास का वीडियो भी देख रहा है।
तो उसके लिए जो है वो मैक्सिमम लर्निंग है, और फिर उन लोगों के लिए तो और ज़्यादा है जो दूसरों को भी हेल्प कर रहे हैं, दूसरों को भी, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता है। नाउ अभी हम लोग जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ लेटरलिटी के ऊपर बात करेंगे। लेटरलिटी का भी हम लोगों ने पीछे देख लिया था, लेटरल एस्पेक्ट, लेटरल और मीडियल, वो सब हमको पता है अच्छे से, है ना। लेटरल कहते हैं साइड में, साइड में कितने तरह के साइड्स होते हैं, तो वो एनाटॉमिकल पोजीशन में जो है वो 3 तरह के साइड्स हैं हमारे पास, है ना। ये टर्म लेटरलिटी जो है वो डिनोट करता है या रिफर करता है कि आप जो है वो कौन सा हाथ या कौन सा साइड आप अपनी बॉडी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो बजाय दूसरे के। ये हमारी बॉडी हाफ, 2 हाफ्स में बटी है, राइट एंड लेफ्ट, ठीक। इसमें हमारा राइट हैंड, राइट लेग, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग, डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। देखिए, हमें हाथों के बारे में तो पता है, लेकिन हमें पैरों के बारे में नहीं पता। हम लोग जो है वो जैसे राइट हैंडेड होते हैं ना, ऐसे ही हम लोग जो हैं वो राइट लेग्ड भी होते हैं या लेफ्ट लेग्ड भी होते हैं, है ना। तो डिपेंड करता है। अगर कहीं सीढ़ी है, कहीं सीढ़ी है और आप कैमरा लगा के वहाँ खड़े हो जाओ, कुछ मत करो, उनकी शक्ल मत लो चाहे मत लो शक्ल, आप सिंपल 10 लोगों को, 100 लोगों को आप रिकॉर्ड करो, सिंपल। तो देखो आप वो जब चढ़ेंगे, कॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियस लेवल पर, है ना। कॉन्शियस आप बता दोगे तो हो सकता है वो आपको डिस्टर्ब करने के लिए कुछ भी करें, लेकिन अनकॉन्शियसली नेचुरली जब चढ़ेंगे तो उनका जो प्रीफर्ड, जो उनका मजबूत लेग होगा, प्रीफर्ड कौन सा होता है, जो बॉडी पार्ट उनका मजबूत होता है, राइट। तो जो उनका बॉडी पार्ट, जो लेग उनका मजबूत है, प्रीफर्ड है, उसको वो पहले रखेंगे, क्योंकि उनको अब जोर मारना है। अभी वो रेगुलर उस पे आ रहे थे ना, प्लेन पे आ रहे थे, अभी उनको चढ़ना है, तो वो जोर मारेंगे, तो जोर मारने के लिए वो प्रीफर्ड लेग अपना इस्तेमाल करेंगे। राइट तो राइट, लेफ्ट तो लेफ्ट। आप उनसे जाकर के बाद में पूछो कि आप जो है वो क्या थे, तो 99.9% आपको मिलेगा, 99.9% आपको मिलेगा जिसने राइट लेग इस्तेमाल किया था वो राइट हैंडर है, और जिसने लेफ्ट लेग इस्तेमाल किया था पहला पहला चढ़ने के लिए, वो जो है क्या है, वो लेफ्ट हैंडर है। तो ये हमेशा हर इंसान के साथ, ये जिंदगी के साथ लगा हुआ है कि वो अपनी बॉडी के एक हिस्से को दूसरे हिस्से पर जो है वो यूज करने में प्रीफर करता है। तो ये टाइप्स ऑफ लेटरलिटी देखिए, हम लोग टाइप्स ऑफ लेटरलिटी में ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया था, और सेल्फ एनालिसिस में आपने इसके आंसर्स भी दिए थे। इप्सिलेटरल, बाइलेटरल और कंट्रालेटरल, इसके लिए हम लोग जो है वो इसको एक एक करके आज हम डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। नहीं तो ये स्क्रीनशॉट आ गया है, जिसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ओके फाइन। तो अब आइए इप्सिलेटरल पे हम लोग बात करते हैं, है ना। इप्सिलेटरल, इप्सिलेटरल मतलब जहां हम वेयर वन साइड ऑफ द बॉडी इज इन यूज, एक तरफ की बॉडी हम सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हो, या तो हम या तो हम लेफ्ट साइड की इस्तेमाल कर रहे हो, या हम सिर्फ राइट साइड की इस्तेमाल कर रहे हो। सिर्फ मतलब ये कंधा, ये हाथ, ये फिंगर्स, ये एल्बो या ये पैर साथ में, मतलब सिर्फ एक तरफ की, कोई भी, चाहे राइट चाहे लेफ्ट, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो दिस मूवमेंट्स आर कॉल्ड इप्सिलेटरल। ये देखिए, मैंने ऑफ हैंड हाथ से बनाने की कोशिश की है, तो शायद थोड़ा सा ऑफ हैंड लग रहा होगा, क्योंकि आई एम नॉट एन आर्टिस्ट, है ना, आई एम ओनली ए स्टूडेंट ऑफ फिजियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, तो इसलिए जो है वो ऐसा बन गया है। आई होप आप लोगों को बुरा नहीं लगेगा, बस समझने के लिए है कि या तो लाल हिस्सा आप इस्तेमाल कर रहे हो या आप ब्लू हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वो इधर का हिस्सा कर रहे हो या इधर का हिस्सा कर रहे हो, ओके फाइन। देखिए इस बंदे को, ये जो पिक आपके पास आई है, ये पिक में बंदा क्या कर रहा है, अपने जो है वो राइट लेग पे जोर दे रहा है, उसकी एक्सरसाइज कुछ करने की कोशिश कर रहा है, और डंबल के साथ वो कुछ उसकी प्रेसिंग करेगा या लेटरल लेजिस करेगा, कुछ करेगा उसको, है ना। तो ये जो है वो राइट लेग और राइट हैंड ये इस्तेमाल कर रहा है, ये इस्तेमाल कर रहा है, तो दो एक तरफ की बॉडी इस्तेमाल कर रहा है, मतलब ये इप्सिलेटरल इस्तेमाल कर रहा है। देखो ये श्रीमान क्या कर रहे हैं, ये भी वही काम कर रहे हैं, है ना। तो ये इप्सिलेटरल मूवमेंट्स हैं जो आप बॉडी में एक तरफ इस्तेमाल करते हो, ठीक, ओके फाइन। क्लिक स्क्रीनशॉट हमारे पास फिर आ गया ये, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नाउ बाइलेटरल, देखिए बाइलेटरल में क्या होता है कि वेयर इधर अपर और लोअर साइड ऑफ द बॉडी इज इन यूज, या तो ऊपर की बॉडी और या नीचे की बॉडी हमारी इस्तेमाल हो रही हो, अपर बॉडी या लोअर बॉडी हमारी इस्तेमाल हो रही हो, दोनों में से कोई एक, तो उसको हम कहते हैं बाइलेटरल। फॉर एग्जाम्पल सिटअप्स क्या है, हमारी अपर बॉडी इस्तेमाल करते हैं,
तो अगर हम सिटअप्स में अपर बॉडी इस्तेमाल करते हैं तो वो बाइलेटरल है या एप्सिलेटरल है? तो आप में से सब लोग कहेंगे कि वो बाइलेटरल है। एप्सिलेटरल तो नहीं है ना, बाइलेटरल है, क्योंकि हम उसमें अपर बॉडी इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम लेग रेजेस कर रहे हैं, बार पे हम लटके हुए हैं, चिन अप्स बार है फॉर एग्जांपल, उस पे हम लटके हुए हैं और हम अपने पैरों को रेज कर रहे हैं, नीज स्ट्रेट या नीज बेंट और पेट की तरफ ला रहे हैं उसको, है ना, लोअर एब्डोमेन की एक्सरसाइज करने के लिए। तो आप मुझे बताओ वो बाइलेटरल है या एप्सिलेटरल है? तो आप में से सारे लोग कहेंगे कि वो बाइलेटरल है, बाइलेटरल है ना। तो जिसमें हम अपर बॉडी इस्तेमाल कर रहे हो या लोअर बॉडी इस्तेमाल कर रहे हो उसको जो है वो बाइलेटरल कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, आप बताओ इसको क्या बोलेंगे? बाइलेटरल, है ना, सुपीरियर और इंफीरियर या प्रॉक्सिमल और डिस्टल, क्या बोलेंगे इसको? बाइलेटरल है तो हम उसको सुपीरियर बोल लें, मतलब ऊपर की बॉडी से हो रहा है, या इंफीरियर या नीचे की बॉडी से हो रहा है, या प्रॉक्सिमल और डिस्टल, या सब होगा इसमें? हाँ, दैट्स इट, इसमें सब होगा, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। तारिक मुर्तजा जो है वो इज वेरी एक्सपर्ट इन कंफ्यूजिंग, सही है। तो कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए बात को, ठीक है। तो इसलिए जो है वो ये सुपीरियर भी हो सकता है, ये इंफीरियर भी हो सकता है, ये प्रॉक्सिमल भी हो सकता है, ये डिस्टल भी हो सकता है, इसमें सारी चीजें आती हैं बाइलेटरल में। देखिए ये बारबेल रोज है ना, बारबेल रोज एक्सरसाइज होती है। आपको अपर बैक, आपको जो लाल वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, लाल लाल जो मसल्स दिखाई दे रही हैं आपकी, जब मस्कुलर सिस्टम में आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे उसको, है ना। तो ये हमारी जो मसल्सेज हैं, लेटिसिमस डोर्साई है और हमारी रोम्बॉइड है, जो अपर बैक मसल्सेज हमारी हैं, उससे जो है वो ये बारबेल रोज उसके लिए होती हैं ये एक्सरसाइज। ये बारबेल से भी होती हैं, ये डंबल से भी होते हैं, उनको डंबल रोज कहते हैं या डंबल रोइंग कहते हैं। एक होती है वो जो मशीन में वो लगी होती है और आप चेन नीचे पकड़ के खींचते हैं उसको ऐसे करके, है ना, वो भी इसी का एक हिस्सा है, वो उसको कहते हैं केबल रोज या केबल रोइंग, लो केबल रोज उसको कहते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए बहुत सारी चीजें जो है वो वर्बल बोल करके समझाने की मैं कोशिश करता हूँ ताकि अच्छे से बात समझ में आ जाए। बस पॉइंट इज दिस, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो क्लास में मिस हो जाती हैं, यहाँ पर जो है वो अच्छे से डिस्कस हो जाती है ना, बस और कुछ नहीं है। तो ये बारबेल रोज जो है वो बाइलेटरल का एग्जाम्पल है, बिकॉज इन दिस आवर अपर बॉडी इज इन यूज, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो स्क्वेट्स, स्क्वेट्स में जो है वो हमारी लोअर बॉडी इस्तेमाल हो रही है, हमारी क्वाड्रिसेप्स इस्तेमाल हो रही है, हमारी गैस्ट्रोक्नीमियस एंड सोलियस, टू मसल्सेस ऑफ द काफ, है ना, पिंडली की दो मसल्सेस, गैस्ट्रोक्नीमियस एंड सोलियस, ठीक है। तो ये गैस्ट्रोक्नीमियस मोटा हिस्सा जो होता है गुब्बारा से जो निकल आता है काफ में, तो वो गैस्ट्रोक्नीमियस है और वो सोलियस है। तो ये गैस्ट्रोक्नीमियस एंड सोलियस जो है वो हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये लोअर बॉडी हमारी स्क्वाट्स में इस्तेमाल होती है, ऐसे ही लेग रेजेस है, वो सॉरी लेग प्रेस है, लेग एक्सटेंशन है, बहुत सारी एक्सरसाइजेज ऐसी हैं, है ना। तो इसके लिए आप जो है अच्छे से समझ गए होंगे अब कि बाइलेटरल क्या होता है, जहाँ पे अपर बॉडी सिर्फ इस्तेमाल हो रही हो या लोअर बॉडी इस्तेमाल हो रही हो तो उसको हम लोग जो है वो बाइलेटरल बोलते हैं। अच्छा, अगर एक तरफ की हो रही है सिर्फ, तो अगर एक तरफ की हो रही है तो उसको इप्सिलेटरल, अगर ऊपर की हो रही है और नीचे की हो रही है तो उसको बाइलेटरल। वेरी गुड, है ना। तो ये क्लिक स्क्रीनशॉट आ गया 1001 1002, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ कंट्रालेटरल, कंट्रालेटरल में आप अपना दिमाग लगा के बताइए, इस वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए, जस्ट पॉज योर वीडियो हियर और बताइए आप कंट्रालेटरल मतलब क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ इप्सिलेटरल इंफॉर्मेशन एंड बाइलेटरल इंफॉर्मेशन। आप बताओ कंट्रालेटरल क्या होगा? वेरी गुड। देखिए लर्निंग का बहुत अच्छा एक और प्रिंसिपल भी है, वेरी स्मार्ट प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज कि आप वो आने से पहले अपने दिमाग में उसकी छवि बनाओ। हम लोग पहले बात कर चुके ना इनग्राम की, इनग्राम बनता है, आप छवि बनाओ। अगर आपने छवि बनाई, अगर आपने छवि बनाई और वो गलत बन गई और आपके गाइड ने उसको करेक्ट कर दिया तो परमानेंट इनग्राम बन गया, आपकी लर्निंग हो गई। अगर आपने बिना गाइड के जो है वो सही वो करा, सही बताया, सही अंदाजा लगाया और फिर गाइड ने उसको कंफर्म कर दिया तो भी जो है वो परमानेंट इनग्राम बन गया। तो आपकी लर्निंग अच्छी होने के लिए जरूरी है आपका अंदाजा लगाना, इसलिए मैंने आपको यहाँ रोका था। ओके फाइन, कंट्रालेटरल आप लोगों ने सही समझा होगा, बहुत से लोगों ने इसमें से, कि जहां पर हमारा बॉडी का अपोजिट साइड इस्तेमाल होता हो, मतलब एक राइट तो दूसरा लेफ्ट, राइट।
अगर मैं राइट हैंड इस्तेमाल कर रहा हूं तो कंट्रालेटरल मूवमेंट्स में मैं जो हूं वो लेफ्ट लेग इस्तेमाल करूंगा, उसको कहते हैं कंट्रालेटरल। कॉन्ट्रालेटरल आप लोग बोलते रहिएगा, सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, आप बोलेंगे तो आपको याद होगा, याद होगा तो आप दूसरों को हेल्प कर पाएंगे, आप दूसरों को हेल्प कर पाएंगे तो आपके पास वापस 10 टाइम्स वापस 10 टाइम्स वापस आपके पास लौट करके आएगा, राइट। देखिए ये लाल या तो ऐसे या ऐसे ऐसे करके, है ना, तो ये दिस इज कॉल्ड कंट्रालेटरल। देखिए ये महाशय कर रहे हैं कुछ अपना, कोई आसन वासन होता होगा, ये योगी महाराज जो होते हैं वो ज्यादा अच्छा बताएंगे क्या से क्या है ये आसन। तो ये जो है वो अपना राइट लेग इस्तेमाल स्ट्रेच कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज क्रॉस मार रहे हैं, ये जो क्रॉस मार रहे हैं दिस इज कंट्रालेटरल, है ना। इसी तरीके से ये महाशय देखिए, ये अभी एप्सिलेटरल कर रहे थे, अभी जो है ये कंट्रालेटरल पे आ गए, ठीक है। तो ये कंट्रालेटरल कर रहे हैं हजरत। तो ये जो है वो हमारा कंट्रालेटरल अब हम समझ में आ गया हमको कि हम कोई भी एक्सरसाइज जो कंट्रालेटरल जो क्रॉस बॉडी करें, तो क्रॉस बॉडी हम करते हैं तो ये जो है वो कंट्रालेटरल है ना। यहाँ पर मैं आपके साथ एक पॉइंट छोटा सा डिस्कस करता चलूँ थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जिन लोगों का बैलेंस खराब है, लेकिन इतना भी खराब नहीं है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते, है ना, लेकिन बैलेंस खराब है, तो उनको कंट्रोलेटरल एक्सरसाइजेस करानी चाहिए, ताकि उनकी बॉडी, अगर आपको उनके पैर हाथ उठाना है तो, है ना, तो उनको कंट्रोलेटरल कराइए ताकि एक तरफ से डिसबैलेंस हो तो दूसरी तरफ से बैलेंस हो जाए, ऐसा करके थोड़ा सा मेंटेन कर। अगर आप उनको एप्सिलेटरल कराएंगे तो हो सकता है बैलेंस खराब हो जाए, दूसरी तरफ गिर जाए, ठीक है। तो आप उनको थोड़ा सा, और या फिर आप उनको जो है वो बाइलेटरल कराइए। बाइलेटरल एक्सरसाइजेज कराने के लिए आपको, जैसे अगर वो दोनों पैरों पे खड़े हैं तो बॉडी ऊपर नीचे घूमेगी, साइड में बेंडिंग, साइड बेंडिंग होगी, है ना, या अगर वो पैरों की करेंगे तो कहीं बैठ के करेंगे या लेट के करेंगे तो उनकी बाइलेटरल हो जाएगी, ठीक है। तो जिनका बैलेंस खराब हो तो उनको एप्सिलेटरल नहीं कराइए, उनको कंट्रालेटरल कराइए, उनको बाइलेटरल कराइए। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मुझे शेयर करनी थी, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट एक है, एक्स्ट्रा लर्निंग है, बट इट इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस ऑल ह्यूमन बींग्स, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो इंसान जिस हाथ को प्रिफर करता है और इस्तेमाल करता है, अगर आप उसको बाई फोर्स, अगर आप उसका हैंडेडनेस बाई फोर्स चेंज करने की कोशिश करेंगे तो उसको कहते हैं फोर्स्ड डेक्सटेरिटी, फोर्स्ड लेटरलिटी। डेक्सटेरिटी कहते हैं एक्सपर्टनेस को। भाई फॉर एग्जांपल मैं बाई बर्थ, मैं जो हूँ वो लेफ्ट हैंडर हूँ, लेफ्ट से लिखूंगा, लेफ्ट से पत्थर मारूंगा, लेफ्ट से बॉल फेंकूंगा, लेफ्ट से बैटिंग करूंगा, लेफ्ट से बॉलिंग करूंगा, लेफ्ट से थ्रो करूंगा, है ना, और जो है वो अब ये लेफ्ट से कपड़े काटूंगा। अब सी, अब मेरी डेक्सटरिटी डेक्सटरिटी है ना, मेरी डेक्सटरिटी काय में है, लेफ्ट हैंडेडनेस में। अब आप इसको कहोगे नहीं साहब तारिक साहब, आपको तो यहाँ यूनिवर्सिटी में रहना है तो आपको राइट हैंडेडनेस बन के रहना होगा, वरना यू कैन नॉट कोप हियर। अच्छा, अब मुझे बाई फोर्स आई हैव टू शिफ्ट माई डेक्सटरिटी फ्रॉम माई लेफ्ट हैंड टू माई राइट हैंड, है ना। तो ये जो बाई फोर्स जो यूज ऑफ हैंड है, बाई फोर्स चेंज इन द यूज ऑफ हैंड, है ना, दिस इज कॉल्ड फोर्स्ड लेटरलिटी। इधर से इधर शिफ्ट कर रहे हैं ना, फोर्स्ड लेटरलिटी या फोर्स्ड डेक्सटेरिटी, है ना। यहाँ मैं आपके साथ थोड़ी सी चीज़ें कुछ डिस्कस करना चाहूँगा जो कि एक्स्ट्रा लर्निंग से रिलेटेड ही हैं, है ना। ये तो अभी आपका जो है क्लिक स्क्रीनशॉट आ गया, आप इसको क्लिक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए हमारा जो ब्रेन है, ये जो ब्रेन है हमारा, ये आप देखो इसको, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, ऐसा आप देख रहे होंगे इस वक्त, है ना, एक पर्पल कलर है और एक ब्लू कलर में। तो ये इसको कहते हैं, ये सब वाला हिस्सा जो है वो राइट हेमिस्फीयर है, ये वाला हिस्सा जो है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर है। इसके बीच में एक पतली सी एक लाइन होती है, ठीक है। तो ये पहले तो हम ये समझ लें अच्छे तरीके से कि लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर में हमारा ब्रेन डिवाइडेड होता है, सबके अपने अपने अलग अलग काम होते हैं, बहुत अच्छे, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सारे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये एनाटॉमी और ये फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी से हमारा हैंडेडनेस बनता है सारे स्पोर्ट्स पर्सन का, सारी फिजिकल एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। ये दोनों जो है वो एक पर्टिकुलर लेयर से जुड़ते हैं,
एक लेयर होती है जो इनको जोड़ करके रखती है। देखिए, ये देखिए, आपको दिख रहा है ना? देखिए, बादाम बादाम होता है या अखरोट होता है? अखरोट, हाँ, वो अखरोट आप देखो ना, गौर से देखना अभी फिर से अखरोट को, आपने देखा होगा। लेकिन अखरोट को आप देखना तो वो बिल्कुल ब्रेन शेप का होता है। उस पर रिसर्च करने की जरूरत है, उस पर रिसर्च करने की जरूरत है। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ नर्व्स आर देयर इन आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ नर्व्स हैं, ठीक है? तो ऐसा ही हिस्सा क्या हमारा कुछ अखरोट का भी होता है। अच्छा, मेरी अपनी एक हाइपोथेसिस है कि हर बॉडी पार्ट का, हर बॉडी पार्ट के स्ट्रक्चर का कोई ना कोई सब्जी होती है या कोई ना कोई फल होता है। एक्स्ट्रा लर्निंग है बस ये, ठीक है? मेरी अपनी हाइपोथेसिस ये है कि जो बॉडी पार्ट का होता है, जो बॉडी पार्ट का सब्जी या फल होता है, अगर आप खाओ तो उस बॉडी पार्ट की बीमारियों के लिए वो बहुत फायदेमंद है ना? तो इस तरीके से अब आप देखो, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। आप इस फिगर पे ध्यान दो, ये जो फिगर अभी आई है आपके पास, ये फिगर जो आ रही है, इस फिगर पे ध्यान दो। इसके बीच में आप देखो एक रिबन टाइप है ना, पट्टी। एक तो राइट हेमिस्फीयर है, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर है, और उसके बीच में एक पट्टी है। इस पट्टी को कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम क्या बोलते हैं? आप वीडियो पॉज करके यहीं पे बोलो 10 टाइम्स, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम। बोलना शुरू करो, जहां आपको आए वहीं आप बोलना शुरू करो। टाइम लगेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना? यू हैव टू डेडिकेट योर सेल्फ, यू हैव ऑलरेडी डेडिकेटेड, तो वाई टू वेस्ट दिस 40 आवर्स, है ना? इसको लर्निंग को, प्रोसेस को तेज करेंगे हम, और तेज करने के वो स्मार्ट प्रिंसिपल्स आपको पता ही है सारे। तो कॉर्पस कैलोसम, ये कॉर्पस कैलोसम जो है वो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को जोड़ के रखता है। इस कॉर्पस कैलोसम से जो है वो हमारे 200 मिलियन नर्व्स क्रॉस होते हैं। कितना? 200 मिलियन, लिख लो, 200 मिलियन नर्व्स हमारे कॉर्पस कोलोसम से लेफ्ट हेमिस्फीयर से राइट हेमिस्फीयर में, राइट हेमिस्फीयर से लेफ्ट हेमिस्फीयर में ये क्रॉस हो रहे हैं। ये क्रॉस क्यों हो रहे हैं? ये क्रॉस क्यों हो रहे हैं, है नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट वजह है, क्योंकि हमारा जो राइट ब्रेन है, राइट पोर्शन, राइट हेमिस्फीयर है, वो हमारी लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स आवर लेफ्ट साइड बॉडी, मीडियन लाइन के इधर लेफ्ट जितनी भी है, और हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स आवर राइट साइड बॉडी। क्रॉस, क्रॉस यूटिलिटी, ब्रेन क्रॉस उसमें इस्तेमाल कर रहा है इसको। अभी तक इसका साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाए कि क्यों। देखिए, अभी तो हमें सेल के बारे में नहीं इंफॉर्मेशन, हार्डली हम 3% जानते हैं, जितना भी जानते हैं सेल के बारे में, यूनिवर्स के बारे में मुश्किल से 3% जानते हैं। हम सिर्फ सेल के बारे में नहीं जानते। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि ये हमारा क्रॉस क्यों है। बहुत सी चीज़ें हमें एनाटॉमी की नहीं पता, बहुत सी चीज़ें अभी हमको फिजियोलॉजी की नहीं पता, अपने अंदर की नहीं पता, जबकि इसमें श्री सरस्वती का ज्ञान मौजूद है, वो उसने रख दिया है। वक्त के साथ साथ हम उन सिद्धांतों को ढूंढ रहे हैं जिनको आज हम मॉडर्न साइंस कहने लगे, उसको साइंस कहने लग गए। असल में तो वो सरस्वती के सिद्धांत हैं, अल्लाह के सिद्धांत हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं जो उसने सारे उसमें रखे हुए हैं, ठीक है? तो ये हमारा लेफ्ट, राइट हमारा लेफ्ट को कंट्रोल कर रहा है, लेफ्ट हमारा राइट को कंट्रोल कर रहा है, आपको फिगर में दिखाई दे रहा है ना? अब आप देखिए लेफ्ट कॉर्नर पे वी नीड टू वर्क टूगेदर। देखिए, जितनी कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं दुनिया में, उनको सबको टुगेदर काम करना पड़ता है। अगर टुगेदर काम नहीं करेंगे तो फसाद मच जाएगा दुनिया में। दुनिया जो है वो डिस्टर्बिंग उसमें चली जाएगी, मोड में चली जाएगी, काउटिक सोसाइटी हो जाएगी। काउटिक, CHAOTIC, काउटिक, काउटिक काउस मच जाएगा, पूरा हाहाकार जिसको बोलते हैं, यानी ये ज्यादा इंपैक्टफुल वर्ड है, हाहाकार मच जाएगा, ठीक है? तो एक इंसान अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, दूसरा इंसान कॉम्प्लेक्स, तीसरा इंसान कॉम्प्लेक्स। 1.35 बिलियन 1.35 बिलियन पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया, इन आवर कंट्री, ठीक है? यानी कि 1.35 बिलियन कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल्स आर लिविंग टुगेदर। रह रहे हैं, सच में रह रहे हैं,
अच्छा, अगर ये टुगेदर काम नहीं करेंगे तो समाज काओटिक हो जाएगा ना। आप सिर्फ ब्रेन से सीखो, सीखना की बात है ना, कहीं से भी सीख सकते हैं, सीखने वाला कहीं से भी सीखेगा, नहीं सीखने वाला हर जगह आंख बंद करके चला जाएगा। क्या ऐसा कैसे हो रहा है यार, पता नहीं तारे साहब क्या क्या बोलते रहते हैं। नहीं, आप जरा सा सुपरफिशियल लेवल से, मतलब ऊपर ही ऊपर से थोड़ा सा अंदर आओ लाइफ में और फिर देखो, ठीक है नहीं, तो आपको कितना मजा आएगा। इससे ही मैं कहते हैं इसको परमानंद है, परम आनंद इसमें है ना। तो दो कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल्स को अगर हम मिलके इन टेंडम काम नहीं करेंगे, इन टेंडम, इन कोलेबोरेशन, इन कोऑपरेशन, टीम वर्क के साथ, सोशल डायनेमिक्स के साथ अगर काम नहीं करेंगे तो हमारी समाज काओटिक हो जाएगा, हमारा समाज में हाहाकार मच जाएगी और फिर हम उसको कह देंगे साहब वो तो कलयुग है। कलयुग है तो बनाया किसने? ऊपर वाले ने बना के भेजा या हमने अपने हाथों से बना लिया? तो हमने अपने हाथों से बना लिया, क्योंकि इस दुनिया में उसूल जो है वो कर्म का है, सिद्धांत कर्म का है। जैसा करोगे वैसा काटोगे। तो हमने टुगेदर नहीं काम किया तो काउटिक हो गई, हाहाकार मच गया। आपस में काम कर लो, एक परिवार देख लो, आपस में भाई बहन देख लो, चाहे जुड़वा होते हो, अगर वो आपस में मिलके कॉपरेशन के साथ, सोशल डायनेमिक्स के प्रिंसिपल्स के साथ अगर वो काम नहीं करते तो उन दोनों के बीच में काउस मच जाता है, हाहाकार मच जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जिसको हम लड़ाई झगड़ा भी बोल देते हैं। पड़ोसियों में हो जाता है, घर परिवारों में हो जाता है, रिश्तेदारों में हो जाता है, नेशंस में हो जाता, जबकि तमाम मानवता एक है। और इंडियन कल्चर तो दसियों हजार साल से हमको आपको सिखाता चला आ रहा है, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, है ना। तो जो तेरा मेरा करता है वो मायापिक विजन का होता है। उदार चरित्र का जो होता है, उदार चरित्र का कौन होगा? जो आपस में मिलके काम करेगा। हमारा ब्रेन तो हमें चाहिए उदार चरित्र का, हमारा ब्रेन काम करने के लिए उदार चरित्र का चाहिए, मगर मैं समाज में उदार चरित्र का ना बन जाऊं तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो अब हो गया ना हमारी दोगली पर्सनालिटी, इसको कहते हैं उर्दू में मुनाफिक, है ना, इसको कहते हैं मतलब मुनाफिक, ठीक है, दोगलापन। हम अपने ब्रेन से तो चाह रहे हैं, हम अपने हार्ट से तो चाह रहे हैं कि वो इन टेंडम, इन कोऑपरेशन, इन कोलैबोरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ मिलके काम करे, है ना, कि वो जाए तो ब्लड उसको दे दे वो ऑक्सीजन और वो सब ऐसा करे, वो तो हम चाह रहे हैं। लेकिन हम समाज में जब देना चाह रहे हैं तो कुछ नहीं। तो वी नीड टू वर्क टुगेदर, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर को भी, कॉर्पस कैलोसम के साथ इनको भी, और कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी, और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को भी, और यूरिनरी और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी, हर किसी सारे सिस्टम्स को और पूरे ऑर्गेनिज्म को एक इन टेंडम काम करना है। दे नीड टू वर्क टुगेदर। और फिर एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से, परिवार के अंदर भी, रिश्तेदारों के अंदर भी, समाज पड़ोसियों के अंदर भी, अपने गली मोहल्ले के अंदर भी, अपने सिटी के अंदर भी, अपने मुल्क के अंदर भी, और दूसरे मुल्कों के साथ भी, तभी जो है वो ह्यूमन पोटेंशियल ग्रो होगा। वरना वो इसी में लगा रह जाएगा कि ये परेशानी है, वो परेशानी है, काओटिक, हाहाकार मचने वाली। तो ये कॉर्पस कैलोसम जो है वो कितने मिलियन नर्व्स हमारे पास करता है? 200 मिलियन नर्व्स ये पास करता है, ठीक है। और हमारा राइट हेमिस्फीयर किसको कंट्रोल करता है? लेफ्ट बॉडी को। लेफ्ट किसको कंट्रोल करता है? राइट को कंट्रोल करता है। आइए चलिए देखें, राइट साइड ऑफ अवर ब्रेन और लेफ्ट साइड ऑफ अवर ब्रेन। राइट साइड किसको कंट्रोल करता है, क्या क्या काम करता है? ये देखो, ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन, एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट, स्पेशल, ये आप देखो सारी, ये जितने भी हैं ये राइट साइड करता है, ठीक है नहीं। लेफ्ट साइड क्या करता है? आप स्लो कर लेना इसको, मैंने क्लास में पढ़ा लेकिन यहाँ नहीं पढ़ रहा मैं इसको, क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाता है, आपके पास तो है ही सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल, है ना। लेफ्ट साइड क्या करता है? स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, ग्रामर, ये सब करता है, नंबर स्किल्स, ये सारी। तो ये लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन करता है, साइंस हमारा कहते हैं। और ये राइट हैंड साइड का, जो हमारा राइट हैंड साइड का ब्रेन है, वो ये इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करता है और इंट्यूशन, इमोशन, इमेजिनेशन, क्या क्या ये सारे करता है। अच्छा, अब आप देखो, अगर कोई आदमी जो है वो, वाई दिस राइट साइड, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर नीड टू वर्क टुगेदर? इसलिए क्योंकि अगर किसी इंसान को पता चले साहब, उसके बारे में आपको पता चले कि साहब इसकी स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, नंबर स्किल और ये रीजनिंग, लॉजिक, सिक्वेंशियल थिंकिंग, ये सारा उसका बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन अच्छी नहीं है। अब आप मुझे बताओ, वो लिखेगा तो क्या ऐसे लिखे? भाई उसको ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन चाहिए ना, लिखने के लिए उसको लाइब्रेरी, ऐसे है जैसे लाइब्रेरी तो उसके बाद भरी पड़ी है मगर किताबें अनस्टैक्ड है,
कहाँ कौन सी किताब मिलेगी पता ही नहीं है, ऐसा हो जाएगा ना उसका। ग्रामर तो पता है, लेकिन ग्रामर सारी पता है उसको, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसका कॉन्टेक्स्ट कहाँ इस्तेमाल करना है नहीं? उसको एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन तो बहुत अच्छी है उसकी, लेकिन उसका फेस रिकॉग्निशन अच्छा नहीं है, तो वो कैसे उसको करेगा? उसकी रीजनिंग तो बहुत अच्छी है, मगर उसके अंदर इमोशंस नहीं है। इमोशंस आपको पावर देते हैं काम करने के लिए। आप इमोशनली इस वक्त अटैच्ड हैं तो बैठे हुए हैं, भले ही आपको, मुझे मालूम है आपको बहुत तकलीफ है, लेकिन आप बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपको इमोशनली कुछ चीज़ें अटैच्ड हैं, तो आप सीखना चाह रहे हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर कुछ चीज़ें हैं और ये राइट साइड वाली चीज़ नहीं है, ये राइट साइड वाली चीज़ें हैं और लेफ्ट साइड वाली चीज़ें नहीं है, तो फिर आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी, आप सोचो ज़रा। दैट्स वाई लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन एंड द राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन, दे नीड टू वर्क टुगेदर। ठीक है नहीं? अच्छा, अब साइंटिस्टों से पूछा कि साहब ये ऐसा क्यों होता है कि राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड ऐसे हो जाते हैं, है ना? तो उन्होंने कहा कि देखो, लेफ्ट हैंड वाला, लेफ्ट हैंड राइट, सब ज़्यादातर लोग राइट हैंडेड है ना दुनिया में, तो 70 से 95%, अलग अलग स्टडीज़ हैं, आप कौन सी स्टडी को मानते हो दैट डिपेंड्स, है ना? तो 70 से 95% लोग जो है वो राइट हैंडेड है। ओके फाइन। अब उनसे पूछा साइंटिस्टों से कि साहब ये बताओ, अच्छा तो ये राइट हैंडेड क्यों है, भाई लेफ्ट हैंडेड हो जाते इतने बहुत सारे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब असल में पिछले 1000 साल में, 1500 साल में लोग जो है वो स्पीकिंग एबिलिटी बहुत बढ़ गई। पहले ऐसी स्पीकिंग एबिलिटी नहीं थी, है ना? पहले तो बहुत कम कम बोलते थे हम लोग, अब जो है वो बहुत जिम्नास्टिकली अब हम बोलने लगे, जुबान का इस्तेमाल करने लगे। आप बायोमैकेनिक्स ऑफ टंग आप देखोगे तो क्या कॉम्प्लेक्स आपको स्टडीज मिलेंगी, वो ऊपर से सर के निकल जाती है। मैंने पढ़ने की कोशिश की तो बाप रे बाप, मेरे समझ में नहीं आई। इतने कॉम्प्लेक्स लेवल पे ये हमारी जुबान जो है वो बोलती है, और हम कितने आसानी से बोल लेते हैं, है ना? रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, ग्रामर, ये सब अब हम ज़्यादा इस्तेमाल, नंबर स्किल्स, हर चीज़ तोलना, हर चीज़ गिनना, हर चीज़ को, इवन कि डायबिटिक, शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर लेवल, हमारी सांसों के फ्रीक्वेंसी, हमारी पल्स रेट, हमारा ये, हमारा वो है, तो सारी चीज़ें जो है वो कंप्यूटेशनल स्किल्स में आ गई, सब नंबर्स में आ गई हैं। तो अब चूंकि हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन हमारा ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा, इसलिए चूंकि लेफ्ट साइड ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए सब जो है वो राइट हैंडेड है। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उनकी बात मैं मान रहा हूँ, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा माइंडसेट है मेरा। फिर मैंने ये सोचा कि अगर ऐसा है तो चलो ठीक है, मान लेते हैं पिछले 1000 साल में, 1500 साल में ऐसा हो गया होगा डेवलपमेंट, लेकिन 1500 साल पहले भी लोग तो फिर लेफ्ट हैंडेड भी हो सकते होंगे ज़्यादा, या राइट हैंडेड ही ज़्यादा होते होंगे, या दोनों कम से कम बराबर होते होंगे, है ना? या परसेंटेज ये 70 से 95% है, तो ये हो सकता है ये कम होती हो थोड़ी और लेफ्ट हैंडेडनेस ज़्यादा होती हो, है ना? या दोनों हाथ एक साथ इस्तेमाल करने वाले, या दोनों पैर एक ही एक्सपर्टीज के साथ इस्तेमाल करना, इसको बोलते हैं एम्बी डेक्सटेरिटी। एम्बी, AMBI, AMBI डैश, डेक्सटेरिटी, DEXTRITY, एम्बी डेक्सटेरिटी, जहां पे आप दोनों हाथों को एक साथ इस्तेमाल कर लेते हो विद इक्वल एफिशिएंसी, या दोनों पैरों को एक साथ इस्तेमाल कर लेते हो, एम्बी डेक्सटेरिटी बोलते हैं उसको। ठीक है, ओके। तो ऐसा हो सकता है कि एम्बी डेक्स्ट्रस ज़्यादा होते हो। आज तो भाई एक ही तरफ का ज़्यादा होता है, या तो राइट या लेफ्ट, तो राइट हैंडेड ज़्यादा है, तो ऐसा हो सकता है अगर ये एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हो तो हमने बहुत पुरानी हिस्ट्री उठा करके देखी, 5000 साल की तो रिटन रिकॉर्ड, आर्ट के फॉर्म में, लिखित फॉर्म में, ऐसे वैसे करके 5000 साल की तो ह्यूमन हिस्ट्री हमको मिलती है। ये अलग बात है कि आप जैसे जैसे वक्त में पीछे चलते जाओगे, वो रिटन रिकॉर्ड जो है या आर्ट के फॉर्म में, वो भी मतलब रिटन रिकॉर्ड, आपको उसको रिटन रिकॉर्ड टोटल जो है वो टूटता हुआ मिलेगा फिर लिंक, आप जितना पीछे चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल, आज तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई किसी चीज़ को रखने की अपने पास में, लेकिन ये 1000 साल पहले भी ऐसे ही था क्या? पहले लोग इतना अच्छा नहीं प्रिजर्व कर पाते थे। 2000 साल पहले भी होगा क्या? नहीं तो और कम होगा, फिर और कम होगा, फिर और कम होगा, फिर और कम होगा, है ना? तो 5000 साल की हमारे पास रिटन रिकॉर्ड हिस्ट्री है, उसमें दिखता है कि सब लोग राइट हैंड ही इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके यूटेंसिल्स मिल रहे हैं आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ में, उनके जो है वो कुछ कपड़े मिल रहे हैं, उनका जो है वो ऐसा मिल रहा है, उनका वैसा मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें, उनके यूटेंसिल्स मिल रहे हैं, वो सब ऐसे ही है। जैसे हमारे यहाँ भी आज की सिविलाइजेशन में देखेगा कोई और कैंची को देखेगा तो समझेगा, वो समझ जाएगा। आपने कैंची जो है वो हमेशा राइट हैंडेड लोगों के लिए होती है, मैं मुझ जैसा लेफ्ट हैंडेड भी उसको इस्तेमाल करता है बाई मजबूरी, मजबूरी में, लेकिन है वो राइट हैंडेड।
अब वो कैंची को देख करके ही अब से 1000 साल बाद जो है वो कैंची को देख करके लोग समझ जाएंगे कि यहाँ के लोग, इस सिविलाइजेशन के लोग जो हैं वो राइट हैंडेड हुआ करते थे। लेकिन अगर वो ये कॉन्सेप्ट बना ले कि सब लोग राइट हैंडेड होते थे, तो फिर वो तारिक मुर्तज़ा जैसे लोगों को मिस कर देगा, फिर वो और ऐसे लेफ्ट हैंडर्स को मिस कर देगा जो मजबूरी में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हॉकी स्टिक, हॉकी स्टिक हॉकी स्टिक जो है वो लेफ्ट हैंडर्स की अलग होती है, राइट हैंडर्स की अलग होती है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस फैक्ट, बट दिस इज अ फैक्ट। लेकिन बाय डिफॉल्ट, इन मजबूरी जो है वो लेफ्ट हैंडर्स जो है वो राइट हैंडर्स की स्टिक को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे कहते हैं क्रॉस एजुकेशन। क्रॉस एजुकेशन है तो उनके लिए, कर रहा है कोई और लोग। तो एनी हाउ, तो इसको जो है वो स्टडी करने की कोशिश की मैंने अपने लेवल पे, कई घंटे लगाए इसमें, तो आखिरकार ये पता चला साहब नहीं, नहीं साहब नहीं, है ना, ऐसा नहीं है। हमेशा से ह्यूमैनिटी, ये जो आज साइंटिस्ट कह रहे हैं ये सिर्फ सही नहीं है, बल्कि हमेशा से राइट हैंडेडनेस ही जो है वो प्रोमिनेंट रही है, राइट हैंडेडनेस ही हमेशा से वो रही है। अच्छा, अब ये सवाल पैदा हुआ, तो फिर ये राइट हैंडेडनेस रही है, अगर राइट हैंडेडनेस रही है तो फिर ये राइट हैंडेडनेस क्यों है आखिर ऐसे? इसका वजह जो है वो बहुत से लोगों ने कहा डॉगमा है, बहुत से लोगों ने कहा कि अनसाइंटिफिक है, बहुत से लोगों ने कहा इलॉजिकल है, लेकिन है तो है साहब, अब चल रहा है तो ऐसे ही चल रहा है। नहीं साहब, ऐसे ही नहीं चल रहा होगा कुछ, है ना। देखिए, मुझको जो है वो एक एक्सप्लेनेशन मैं आपको राइट हैंडेडनेस का और दे रहा हूँ, उससे अपने को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नहीं, वो कनेक्शन आपको जो है वो मैं कुरान से दे रहा हूँ। कुरान एक किताब है, सोशल किताब है, कोई रिलीजियस किताब नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू से, हमने किताबों को रिलीजन में बांट दिया, हमने किताबों को साइंस में, हमने किताबों को बांट दिया, हमने जो है वो फलों को बांट दिया कि खजूर जो है वो मुसलमान है और नारियल जो है वो हिंदू है। हमने जानवरों को बांट रखा है ना, कि गाय जो है वो हिंदू है और बकरा जो है वो मुसलमान है। क्या मतलब है यार, है ना। हमने इंसानियत को बांट के रख दिया है। अच्छा, जितना अभी हमने पढ़ा ना लेफ्ट हेमिस्फेयर राइट हेमिस्फेयर में, कि आप जितनी कॉम्प्लेक्स चीजों को बांटोगे, अगर काम साथ में नहीं करेंगे तो हाहाकार मच जाएगा। हमने सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर, सारी रिलीजियस पर्सनालिटी को तेरा मेरा भाव में बांट दिया, जबकि वो खुद कह रहे हैं मैं किसी का नहीं हूं, मैं सबका हूं। आप मुझे बताओ कृष्ण जी ने कहाँ कहा? कृष्ण जी से रिलेटेड एक से ज्यादा स्क्रिप्चर्स हैं भारतीय संस्कृति में। आप मुझे बताओ वो कहाँ कह रहे हैं कि वो सिर्फ हिंदुओं के हैं, केवल और केवल हिंदुओं के हैं? या प्रॉफिट मोहम्मद या गौतम बुद्ध कहाँ कह रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के हैं? उन्होंने तो कहा कि जग व्यापक उनका संदेश है, पूरी दुनिया के लिए संदेश है नहीं। कुरान, भगवत गीता कहाँ कह रही है कि वो सिर्फ जो है वो भारतीय संस्कृति के लिए है? भारतीय संस्कृति, भारत के अंदर के लोग तो करें तो ठीक है, फायदा होगा, बाहर के लोग करेंगे तो फायदा नहीं होगा। आप मुझे बताओ भगवत गीता से किसको फायदा नहीं हो रहा आज की डेट में पूरी दुनिया में? मेरा 150 घंटे का लेक्चर, 150 घंटे का ओनली ऑन बाइबल, ऑन भगवत गीता। आप मुझे बताओ सर, पॉइंट इज दिस कि हम उसको अयम निजह परोवेति गणना लघु चेतसाम, मायोपिक विजन के लोग तेरा मेरा करते हैं। इसी तरीके से कुरान है। कुरान इज नॉट फॉर मुस्लिम्स ओनली, इट इज फॉर ह्यूमन बीइंग्स, इट इज फॉर ह्यूमन बीइंग्स, इट इज फॉर ह्यूमन बीइंग्स। वो चाहे अपने को हिंदू कहता हो, अपने को मुस्लिम कहता हो, अपने को क्रिश्चियन कहता हो, चाहे अथीस्ट कहता हो, और फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स भगवत गीता इज, बाइबल इज, धम्मपद इज, कुरान इज। तो उसी कुरान के अंदर जो है वो आपको ये राइट हैंडेडनेस का एक कॉन्सेप्ट मिलता है। क्या कहता है, मैं आपको अरबी में पढ़ के सुनाता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, संस्कृत में पढ़ो तो अच्छा लगता है, अरबी में पढ़ो तो अच्छा लगता है, भले ही ना समझ में आए, बाद में उसका ट्रांसलेशन भी मैं दे देता हूँ आपको। यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, मतलब सावधान रहो उस दिन से जब तुम सबको हम, मतलब परमेश्वर, जब हम तुम सबको एक जगह जमा करेंगे ताकि तुम्हारे कर्मों के बारे में जांचा जाए। कर्मों के बारे में, चाहे हमने एटम से, एटम बराबर या उससे भी कम अगर कुकर्म किया होगा बुरा, तो भी जांचा जाएगा। अगर सुकर्म किया होगा, सत्कर्म किया होगा, तो वो भी जांचा जाएगा। तो तुम्हारे कर्मों के बारे में जांचा जाए तो सावधान रहो, चौकन्ने रहो, उस दिन से सबको जमा किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जमा ना किया जाए तुम्हें। फमन ऊतिया किताबहू बियमीनिही फउलाइका यक़रऊन किताबहुम वला युज़लमून फतीला। मतलब
अर्थात तो उस रोज जिसको उसका परिणाम उसके सीधे हाथ में पकड़ा दिया जाएगा, थमा दिया जाएगा, तो वो उसे खुशी खुशी पढ़ रहा होगा। हम किसी अपने रिजल्ट में देखो, आप पास कर लें ना, टॉप कर लें, फिर देखो कैसा खुशी होती है नहीं? पकड़ा जाते हैं बिल्कुल। और बार बार अपने रिजल्ट को अखबार में आता है तो उसको बार बार अपने उसको, मेरा नेट क्वालिफाई हुआ पहले अटेम्प्ट में 1996-97 में। बार बार पागलों की तरह पढ़ रहे हैं और छुप के पढ़ रहे हैं, कोने में जाकर रो रहे हैं, और बाद में सबको क्या, है ना? तो उसे खुशी खुशी वो पढ़ रहा होगा, और उस पर खजूर की गुठली, खजूर का जो गुठली होती है ना, उसके ऊपर एक कवर होता है। आप में से जिन लोगों ने खाया हो तो उन्होंने ऑब्जर्व शायद किया हो, है ना? और किया होगा आप लोगों में से बहुत ने, और जिन्होंने नहीं खाया तो आज खाइएगा। खजूर ले आइए, मार्केट में मिलता है, और उसकी गुठली के ऊपर एक बहुत पतला सा कवर होता है ना? तो उस कवर के बराबर, जो कि दिखाई नहीं देता, अनकॉन्शियस लेवल पे उसे आप सोच भी नहीं सकते कि वो है वहां पर, है ना? ऐसा भी, इसके बराबर भी किसी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा। जिसको ये खुशी मिली है तो उसके कर्मों के अनुसार मिली है। जिसको अगर गम मिल गया, उल्टे हाथ में पकड़ा दिया गया अगर, राइट, अगर उल्टे हाथ में पकड़ा दिया गया तो फिर वो दुख भर जाएगा। उसके ऊपर भी गुठली के कवर के बराबर उसके ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा। तो द पॉइंट इज, ये जो राइट हैंड का कॉन्सेप्ट है, राइट हैंड का कॉन्सेप्ट, कि हमारे आगे आने वाली जिंदगी अच्छी हो जाए। भाई हम हर चाहते ना हमारा, है ना, कि हमारी आगे आने वाली जिंदगी अच्छी हो जाए। आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी फॉर फिजिकल एक्टिविटी अभी क्यों कर रहे हो? इसीलिए कर रहे हो ना, ताकि आगे आने वाली जिंदगी हमारी अच्छी हो जाए, और अच्छी हो जाए, और अच्छी हो जाए। तो उसी के लिए जो है वो हमको ये सारे जितने भी सोशल स्क्रिप्चर्स होते हैं, मैं रिलीजियस नहीं कह रहा, जितने सोशल स्क्रिप्चर्स हैं इस तरीके के, ये सब भी हमको कहते हैं कि आगे आने वाली जिंदगी अच्छी हो जाए। चाहे आज आपको और मुझको मेहनत करनी पड़ जाए। मुझको आज मेहनत करनी पड़ रही है, तकलीफ हो रही है, मेहनत करने में सबको तकलीफ होती है, आपको भी हो रही है। 3 से 5 बैठना कोई आसान काम है, लेकिन आप लगातार बैठते हो। तो ये चीज कि आज हमारी थोड़ा तकलीफ में गुजर जाए, मगर आने वाला कल हमारा अच्छा हो जाए, उसके लिए हम और आप सब मेहनत करते हैं। उसको एक आपको जो है वो डिपिक्ट किया गया कि राइट हैंडेड जिसको दे दिया गया रिजल्ट तो वो खुश हो जाएगा। राइट, ये राइट हैंडेड की, अच्छा, उस आने वाली जिंदगी की मेहनत सारी हमको इसी दुनिया में करनी है, सारे कर्म यहीं करने, है ना? तो सारे कर्म हमको जितने भी अच्छे जो स्वर्ग में ले जाने वाले कहा जाता है ना, एलिगोरिकली जो स्वर्ग में ले जाने वाले हैं। अच्छा, स्वर्ग कोई अलग चीज नहीं है, मेरा अपना ऐसा मानना है, स्वर्ग यहीं शुरुआत हो जाती है उसकी, वो तो अल्टीमेट है, उस पर मेरा ईमान है, भरोसा है, यकीन है, पूरा है। लेकिन कहो यहाँ कुछ नहीं है, ये सिर्फ दुनिया ही दुनिया है, नहीं, यहाँ पे पर जो है वो स्वर्ग यहाँ से शुरू हो जाता है कर्मों के अनुसार। आप देखो ना, आपको जो खुशी होती है, आपको जो आराम मिलता है, ये सब स्वर्ग का ही तो है ना? तो यहाँ से शुरू हो जाता है। इसी कर्मों के जरिए से आपको नुकसान होने लगते हैं, आपको दिल में जलन होने लगती है, आपको द्वेष की आग जलने लगती है, यही तो नर्क की आग है। तो नर्क की आग यहाँ से शुरू हो गई आपकी, ठीक है? तो हमको जो है वो दुनिया में काम करने सारे, ताकि हमको वो वहां अल्टीमेट रिजल्ट मिल जाए राइट हैंड में। उसके लिए आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। आप मुझे बताओ, तिलक लगाया जाता है तो राइट हैंड से लगाया जाता है या लेफ्ट हैंड से लगाया जाता है? तो आप में से सब लोग बोलोगे राइट हैंड से लगाया जाता है। क्यों? लेफ्ट हैंड से लगा दो, नहीं लगाएंगे। अच्छा, आप प्रसादम लेते हो, व्हेन यू रिसीव प्रसाद, तो आप राइट हैंड से लेते हो या लेफ्ट हैंड को ऊपर रखते हो? नहीं, प्रसाद को आप, क्योंकि हम समझते हैं इसको कि अल्टीमेटली हमारी लाइफ के लिए ये अच्छा है, और अभी के लिए अच्छा है, आगे आने वाली लाइफ के लिए अच्छा है, इसलिए हम उसको राइट हैंड के लिए इस्तेमाल करते हैं। मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो हम राइट पैर का इस्तेमाल करते हैं अंदर जाने के लिए, बिकॉज नाउ आई एम एंटरिंग इनटू अ पॉजिटिव एनर्जी, इसलिए हम उसको वहां पे राइट हैंड से इस्तेमाल। बाहर निकलते हैं तो लेफ्ट पैर इस्तेमाल करते हैं कि हम जो है वो उसके मुकाबले में ये नेगेटिव है, लेकिन हम जाना तो मजबूरी है, जाएंगे, रहेंगे, क्योंकि कर्म का हिस्सा तो हमारा पूरी दुनिया है। तो हम इसलिए राइट हैंडेडनेस है यहाँ पर, और ये सिंस टाइम इमेमोरियल, जब से इंसान को याद पड़ रहा है तब से वो राइट हैंडेड है। ऐसा नहीं है कि अभी ये 1000 साल 1500 साल में हो गया, क्योंकि वो नंबर स्किल्स और लर्निंग और ग्रामर और रीडिंग राइटिंग ये सब अब होने लगा है। नहीं, राइट हैंडेडनेस की मैंने एक वन मोर एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखा है। ओके फाइन, तो ये क्लिक स्क्रीनशॉट का आपके पास टाइम आ गया, आप इसको क्लिक कर लेंगे। नाउ मूवमेंट्स अराउंड जॉइंट्स, मूवमेंट्स अराउंड जॉइंट्स। तो अब हम लोगों का टाइम एक और शुरू हो गया, नया टॉपिक हम लोगों का शुरू हो गया। तो सबसे पहले हमें मालूम है, ये तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि जो है वो सिनर्थ्रोसिस में जो है वो सबसे ज्यादा मूवमेंट्स होते हैं, तो आप बोलोगे नहीं,
मैं आपको बोलूं कि डायर्थ्रोसिस में होते हैं, फाइब्रस जॉइंट में होते हैं, कार्टिलेजिनस में होते हैं, तो आप बोलोगे नहीं। अगर होते भी हैं तो बहुत स्लाइटली होते हैं। आप बोलोगे सिनोवियल में, आप बोलोगे सिनोवियल में, हाँ सिनोवियल में होते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग जो मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं तो मोस्टली वो सिनोवियल जॉइंट्स, सिनोवियल जॉइंट्स आर दोज सिनोवियल, सिनोवियल जॉइंट्स आर दोज जॉइंट्स इन विच सिनोवियल फ्लूइड इज प्रेजेंट। और सिनोवियल फ्लूइड की कंसिस्टेंसी, विस्कोसिटी, उसका वेट, उसकी वो सारी चीज़ें कैसी होती हैं, वो हमने एग वाइट के एक्सपेरिमेंट में समझने की कोशिश की थी। आप में से बहुत से लोगों ने उसको किया भी होगा अपने घर पे, और नहीं किया तो आप कर लीजिएगा एग वाइट का, है ना, वो आप पीछे के लेक्चर में आप देख सकते हैं। एनी हाउ, तो यहाँ पर हम लोग जो है वो बात करेंगे अभी दो की, एबडक्शन और एडक्शन। एबडक्शन कहते हैं जब हम अपनी बॉडी से, मीडियल मेन बॉडी से अपने किसी भी बॉडी पार्ट को, फॉर एग्जांपल हाथ को, जब हम दूर ले जाएं तो इसको हम बोलते हैं एबडक्शन। हम अपने, आई एम एबडक्टिंग माई हैंड, मैं अपने हाथों को एबडक्ट कर रहा हूं। एबडक्ट मतलब उठाना, है नहीं, मेन जगह से ले जाना। अच्छा, एबडक्ट के लिए जनरली एक और वर्ड भी इस्तेमाल होता है, क्या, किडनैप। किडनैप कहते हैं ना, किडनैपिंग केस हो गया, किडनैप, बच्चे का किडनैप हो गया। तो बच्चे को मेन मेन उसकी पोजीशन से, मेन पोजीशन उसकी क्या थी, मेन पोजीशन उसका परिवार था, उसके परिवार से आपने उसको दूर कर दिया, मैम, है ना। तो जो दूर कर दिया आपने तो उसको एबडक्ट कर दिया, किडनैप कर दिया। अब ये हाथ को एबडक्शन में आप अपने हाथों को किडनैप करते हो फ्रॉम मीडियल लाइन, तो ये दिस इज कॉल्ड एबडक्शन। इसका अपोजिट जो होता है, ये लाइक दिस, ये महाशय जो है क्या कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बिल्ड है इनकी, ये देखिए आप, ये 3 पैक्स 4 पैक्स भी हैं और डेल्टोइड भी नजर आ रही है, बाइसेप्स भी, और साथ में ये डंबल के ये लेटरल रेजेस कर रहा है, लेटरल रेजेस। तो ये लेटरल रेजेस कहलाते हैं, ठीक है। ये लेटरल रेजेस चूंकि ऊपर उठा रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं, इसलिए जो है वो ये एबडक्शन है, एबडक्शन है, किडनैपिंग कर रहे हैं अपने हाथ की। नाउ एडक्शन, एडक्शन जो है वो इसका अपोजिट है। देखिए मैं हर स्लाइड पे आपसे कोशिश करूंगा कि दो अपोजिट अपोजिट मूवमेंट्स लेकर के आऊं, क्योंकि असल में जब अपोजिट सामने होते हैं तो चीज बहुत अच्छे से समझ में आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको अच्छाई के साथ साथ बुराई का भी एग्जाम्पल दूं तो आपको अच्छाई बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी और बुराई भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। दिन के साथ रात का एग्जाम्पल दिया जाए, खुशबू के साथ बदबू का एग्जाम्पल दिया जाए, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई हो जाती हैं, ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी आ जाती है बातों में, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाती है और हमारी इंफॉर्मेशन अच्छे से अलाइंड हो जाती है, जैसे हमारी बॉडी अच्छे से अलाइंड होनी चाहिए फॉर स्मार्ट प्रिंसिपल्स टू लर्न एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर फिजिकल एक्टिविटी। तो हमारा एबडक्शन तो दूर, एडक्शन मतलब जब आप हाथों को मीडियल लाइन की तरफ ला रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एडक्शन। देखिए ये हजरत का एडक्शन कैसा है, ये हजरत का एडक्शन ऐसा हो गया, है ना। तो ये एडक्शन जब है, जब ये वापस अपने हाथ को अपने बॉडी के पास लेकर के आएंगे तो इसको जो है वो एडक्शन बोल दिया जाएगा। तो ये एबडक्शन और एडक्शन मेरे ख्याल से जो है वो क्लियर है। ज़्यादातर चीज़ें वैसी हैं जो आपको आती हैं पहले से, है ना, लेकिन जिनको नहीं आती हैं उनके लिए तो अच्छा है और जिनको आती हैं उनके लिए रिवीजन अच्छा है ना। ओके फाइन, तो ये क्लिक स्क्रीनशॉट आ गया 1001 1002। सरकमडक्शन, देखिए हमें ये टर्म जो है ना सरकमडक्शन और रोटेशन, एक वर्ड आएगा रोटेशन, सरकमडक्शन एंड रोटेशन, इनमें बड़ा कंफ्यूजन है। सारे फिजिकल थेरेपिस्ट, मोस्ट ऑफ द, सारे नहीं सॉरी, मोस्ट ऑफ द फिजिकल थेरेपिस्ट, मोस्ट ऑफ द जिम ट्रेनर्स, मोस्ट ऑफ द फिजिकल एजुकेटर्स, मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज, सब जो है वो सरकमडक्शन रोटेशन वो इंटरचेंजेबल इस्तेमाल करते हैं। देखिए जनरल पब्लिक अगर इस्तेमाल करे तो नो प्रॉब्लम, वो स्पोर्ट्स पर्सन, वो आसनास और प्राणायाम का प्रैक्टिशनर जो इस फील्ड का नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, वो अगर इसको इस्तेमाल करता है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, उसके लिए क्राइम नहीं है। लेकिन अगर मैं और आप जैसे लोग भी अगर इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे कन्फ्यूजन में या इंटरचेंजेबल मीनिंग के साथ तो फिर प्रॉब्लम है, क्राइम है, क्राइम है। तो आपको सरकमडक्शन अलग और रोटेशन चीज अलग। आइए देखते हैं, हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो इसको याद कर लीजिए कि सरकमडक्शन मतलब जो मूवमेंट सर्किल में किया जाए, इसी वजह से मैंने वो CIRC और सर्किल का CIRC उसको रेड में आपको करके दिया है
ताकि प्रेजेंटेशन अच्छा हो सके, ताकि दिमाग में आपके सेट हो सके, है ना। तो सर्कमडक्शन वो मूवमेंट होता है जो सर्कुलर इन नेचर होता है। रोटेशन इज नॉट, उसके अंदर नहीं आता ना CIRC, इसलिए वो सर्कुलर नहीं होता, और सर्कुलर नहीं होता तो वो सर्कमडक्शन नहीं होता। अभी हम लोग आगे बात करते हैं उसके बारे में। तो सर्कमडक्शन इज सर्कुलर इन मोशन ऑलवेज, ठीक है। अब देखिए, जैसे शोल्डर, 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 शोल्डर मत कहिएगा कभी। आपका उच्चारण, आपका तलफ़ुज़, आपका प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी वेरी गुड। अगर आपका ये है तो आप मान के चलो, जान के चलो, यकीन रखो अपने ऊपर कि आप एक ना एक दिन ऊपर पहुंचोगे। हिम्मत से आपको बस लड़ते रहना है, काम करते रहना है, स्ट्रगल करते रहना है। ओके, शोल्डर सरकमडक्शन, शोल्डर सरकमडक्शन, इस एक्सरसाइज को कहते हैं। अच्छा, अभी आप देखो, अपने को याद करो, है ना। आमतौर से हमारे कोचेज ने, हमारे ट्रेनर्स ने आर्म रोटेशन, तो सब ऐसा शुरू कर दिया, रोटेशन, दिस इज रोटेशन, ना दिस इज नॉट रोटेशन, दिस इज सर्कमडक्शन, दिस इज सर्कमडक्शन, फॉरवर्ड सर्कमडक्शन एंड बैकवर्ड सर्कमडक्शन। इस वाली फिगर में ये लेडी जो है वो बैकवर्ड सर्कमडक्शन कर रही है, एरोज बता रहे हैं ना हमको, है ना। तो दिस इज कॉल्ड सर्कमडक्शन, ठीक है। अच्छा, ये क्या सिर्फ शोल्डर्स में होता है? नहीं, ये हिप्स में भी होता है। आप हिप्स में ऐसे कर लो। अच्छा, क्या ये सिर्फ शोल्डर और हिप्स में होता है सर्कमडक्शन? नहीं, ये रिस्ट में भी होता है। कोई भी मूवमेंट जो सर्कुलर इन मोशन होगा, दैट इज सर्कमडक्शन। मैंने टाइम के लिहाज से आपको 3 एग्जांपल्स दिए हैं, आप और बहुत सारे सोच लो, बहुत सारे सोच लो। बहुत सारी जगहों पे सर्कमडक्शन होता है, हम करते हैं। आप सीधे खड़े होते हो, कमर आगे झुकाते हो और अपर बॉडी पूरी ऐसे ऐसे घुमाते हो, दिस इज व्हाट सर्कमडक्शन, दिस इज नॉट रोटेशन, दिस इज सर्कमडक्शन, है ना। आप फिर उसके बाद जो है वो हिप ऐसा सर्कमडक्शन, ठीक है, हम कहते हैं उसको रोटेशन है। अब देखिए, ये रोटेशन आ गया, अपोजिट आ गया उसका सर्कमडक्शन का, इज रोटेशन। रोटेशन क्या होता है? एक पर्टिकुलर लाइन, सीधी लाइन, और वो ऐसे ऐसे घूम रही हो एक प्लेन एक्सिस पे, सिंपल वन, बस ये मूवमेंट। सुपिनेशन से प्रोनेशन, सुपिनेशन हमें पता है, सुपिनेशन से प्रोनेशन पोजीशन में आप जा रहे हो, दिस इज कॉल्ड रोटेशन। अब ये फॉरवर्ड रोटेशन भी हो सकता है, लेटरल रोटेशन भी हो सकता है, पोस्टीरियर रोटेशन भी हो सकता है, आप पीछे से घुमाओ ऐसे करके। लेकिन अगर सर्कुलर कर दोगे इसको तो फिर ये सर्कमडक्शन कहलाएगा, ये रोटेशन नहीं कहलाएगा। रोटेशन सिंपल एक सिंगल लाइन और एक प्लेन एक्सिस पे हो रहा है, दिस इज रोटेशन। जैसे हम ऐसे ऐसे सिर करें, दिस इज रोटेशन, दिस इज रोटेशन, नेक रोटेशन, ऐसे अब आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो। मीडियल रोटेशन, स्टिक कर लो हाथ को और ऐसे ऐसे करो, दिस इज मीडियल रोटेशन, राइट। तो अब ये हमें क्लियर हो गया होगा सर्कमडक्शन और रोटेशन, है ना। सर्कमडक्शन में कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टाइप्स, ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स, उसमें सर्कमडक्शन में रोटेशन भी होता है, उसमें एबडक्शन भी होता है, उसमें एडक्शन भी होता है, उसमें सब कुछ होता है। तो इसलिए उसको सर्कुलर मोशन में होता है, इसलिए उसको सर्कमडक्शन बोलते हैं। रोटेशन में सिर्फ ऐसा रोटेशन, एक एक्सिस पे मूवमेंट हो रहा है, उसको रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। सुपिनेशन एंड प्रोनेशन, तो हमें पता ही है सुपिनेशन क्या कहते हैं। और देखिए, ये बोन जो है वो, जो हमने पहले भी जानने की कोशिश की थी ना, हमने, याद होगा आपको, जो आपके अंगूठे की तरफ होती है वो रेडियस कहलाती है हाथों की, और जो उंगली की तरफ होती है वो अल्ना कहलाती है, बोन। हमको पता है, इनका स्ट्रेट होता है ये बिल्कुल। आप मुझे बताओ, इस वक्त ये हाथ जो रखा हुआ है, ये एनाटॉमिकल पोजीशन का हाथ है या नॉन एनाटॉमिकल पोजीशन का हाथ है? हाँ, तो ये एनाटॉमिकल पोजीशन का हाथ है। एनाटॉमिकल पोजीशन में ऐसे रहता है ना हाथ, सीधा बिल्कुल स्ट्रेट, है ना। तो हमारे इधर के, अच्छा, पैरों में हमारा उल्टा होता है। हाथों में तो अंगूठा बाहर होता है, पैरों में अंगूठा अंदर होता है, मीडियल साइड पे। हाथों का अंगूठा लेटरल साइड पे होता है और लिटिल फिंगर हमारी मीडियल साइड में होती है। पैरों में जो है वो छोटी लिटिल फिंगर हमारी जो है वो लेटरल होती है, बाहर की तरफ होती है, और ये मीडियल की तरफ होता है अंगूठा पैर का, ठीक है। तो ये सुपिनेशन पोजीशन में है और ये प्रोनेशन हो गई, इसको हम प्रोनेशन बोलते हैं, ठीक है नहीं। तो अब ये प्रोनेशन आप देखो, इसको चेक करो जरा, प्रोनेशन को, आप हाथ ऐसे मूव हो गया तो ये रेडियस जो है वो अल्लाह के ऊपर चली गई, रेडियस जो है वो अल्लाह के ऊपर शिफ्ट हो गई, है ना। तो इसको हम लोग प्रोनेशन बोलते हैं। प्रोनेशन सुपिनेशन बहुत कॉमन है, सबको पता है अच्छे से। एक बात बताओ आप लोग,
कि ये प्रोनेशन मतलब ये सॉरी ये अल्लाह जो है ये रेडियस के ऊपर जा सकती है क्या? अभी तो रेडियस जा रही है फ्रीली। देखो मैं भी फ्रीली कर रहा हूँ, आप भी करो अपने सामने। ये लेक्चर देखते पे करो, है ना? आपको डाइग्रेशन होगा, अच्छा होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी रहेगा। बोर हो जाता है ना आदमी बैठे बैठे, देखते देखते सुनते सुनते, तो बहुत आसानी से हो रहा है ये। लेकिन आप कोशिश करो ज़रा कि अल्लाह को थोड़ा सा आप ऊपर ले जाओ रेडियस के। ले जा सकते क्या आप? नहीं ले जा सकते। मूवमेंट हमारा यहाँ पे लिमिटेड है। गलत मूवमेंट हो जाएगा या सही मूवमेंट होगा तो गलत हो जाएगा। अच्छा, क्या ये अल्लाह जा सकती है इधर? अल्लाह जा सकती है क्या इधर? हाँ जा सकती है। कैसे जाएगी? कैसे जाएगी? तो आप कहोगे कि सर टूट के जाएगी। हाँ हाँ, टूट के जाएगी रेडियस के ऊपर, या डिसलोकेट होके जाएगी, है ना? मतलब एबनॉर्मेलिटी से जाएगी, बुरे रिजल्ट्स के साथ जाएगी, अच्छे रिजल्ट के साथ नहीं जाएगी। अच्छे रिजल्ट के साथ तो जो ऊपर से ऊपर वाले ने सिद्धांत बनाया है इसका, उसी में परमानंद है, उसी में आनंद है। परम आनंद तो इसी में है। और इसमें उल्टा चलोगे अगर उसके सिद्धांत के खिलाफ, सिद्धांत के विरुद्ध, तो तकलीफ ही तकलीफ है, हाहाकार, हाहाकार ही हाहाकार है ना? तो ये चीज हम लोगों ने उसमें श्री सरस्वती वंदना में भी समझा था, ये चीज हमने सुपिनेशन प्रोनेशन में भी समझ रहे हैं, ये चीज हम जो है वो एबडक्शन रिडक्शन में भी समझ रहे हैं। हर जगह अब आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो हमारी बॉडी के अंदर और पूरे यूनिवर्स में उसका ज्ञान और उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी सारी निशानियां उसको पहचानने के लिए उसके लिए हैं, है ना? वरना हमारे लिमिटेड माइंड में वो अनलिमिटेड कहाँ से आ जाएगा? उसको हम उसकी निशानियों से पहचान सकते हैं। तो हम मैं कह रहा हूँ आपसे कि हमेशा डोंट ट्राई टू टेक योर अल्लाह ओवर योर रेडियस। अगर आप करोगे तो इसको कहते हैं ना हाथ मोड़ना। हाथ मोड़ दूंगा नहीं तो निकालो पैसे, हाथ मोड़ दूंगा नहीं तो तोड़ दूंगा, तो तोड़ देते तो फिर पैसे वैसे दे देते अपनी जान बचा के। हाहाकार मचाने से तो अच्छा है भैया पैसे दे दो, जान बचाओ अपनी छुट्टी। तो ये सुपिनेशन और प्रोनेशन का हमारा ये हिस्सा हो गया। अच्छा ये बताओ, ये कौन सी पोजीशन में हजरत गिर गए? ये श्रीमान गिर गए? हाँ, ये सुपाइन पोजीशन में गिर गए। वेरी गुड। ये किस में गिर गए? हाँ, ये प्रोन पोजीशन में गिर गए। ये प्रोनेशन में है और ये सुपिनेशन में है। सुपिनेशन की बहुत सी एक्सरसाइजेज आपको पता होंगी, है नहीं? प्रोनेशन की आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेज पता होंगी। वो सारी फिजिकल एक्टिविटीज में आगे हम लोग मस्कुलर सिस्टम में आएगा तो हम लोग करेंगे, ठीक है नहीं? अब ये क्लिक स्क्रीनशॉट हमारा आ गया। लेट्स ऑफ फ्रॉम हियर। यहाँ से अब हम लोग जो है, ये आखिरी स्क्रीन है, बस 5 मिनट हमारे और हैं, उसके बाद हम लोग सब लोग चलते हैं। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं कुरान से, है नहीं? मैंने आपको बोला कि कुरान इज ए सोशल स्क्रिप्चर, सोशल बुक। इट इज नॉट pertaining to one religion, ना, है नहीं? इट इज ए लॉ बुक, इट इज ए कर्मा बुक, लाइक भगवत गीता, लाइक वेदास, लाइक और दूसरे, है ना? इसको जो है वो हम किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी अगर कहती है तो वो छोटी मायापिक विजन की है। बी लार्ज हार्टेड, तो वो क्या कहती है? मालकुम ला तनासरून, आखिर तुम्हें क्या हो गया है जो एक दूसरे की मदद नहीं करते? हेल्प अदर्स इन लर्निंग, आप करोगे तो दूसरा आपको फ़ायदा होगा, ठीक है? बल लम तकूनु मुमिनीन, अरे तुम लोग तो आपस में एक दूसरे की सेफ्टी भी नहीं करते। जब मदद नहीं करोगे तो सेफ्टी कैसे करोगे, है ना? सेफ्टी ऐसी है ना, आप अपने कैरियर की सेफ्टी चाहते हो, दूसरे की भी कैरियर की सेफ्टी की फिक्र आप अपनी भी करो और दूसरे की भी करो। सब एक दूसरे की करें तो कैसा हो? क्या ये समाज जन्नत बन जाए या नर्क बन जाए? तो आप कहोगे कि हाँ स्वर्ग बन जाएगा, ये तो हेवन हो जाएगी, फिर ये तो हेल रहेगा ही नहीं। अभी क्या है? अभी हर इंसान अकेला है। मैं अकेला हूँ, मुसीबत में पड़ जाऊँ तो मुझे झेलना है जो झेलना है ना? आप हो जाओ, अल्लाह ना करे, अगर आप हो गए तो आपको झेलना है ना? तो क्या कह रहा कुरान? तुम आपस में एक दूसरे की भी हिफाजत नहीं करते, क्या हो गया तुम लोगों को? मत मारी गई है तुम्हारी, फिर हाहाकार मचाते हो, ठीक है? वो अम्मा मा यनफउन्ना सफ़यम कुसु फिल अर्द, याद रखना ज़मीन पर केवल वही चीज़ टिका करके रखी जाएगी। ज़मीन पर तो सिर्फ वही चीज़ परमानेंट मजबूत टिकेगी। अच्छा, हर इंसान चाहता है टिकना ज़मीन पर। पैर उखड़ गए, मुहावरा है ना, पैर उखड़ना कोई नहीं देना चाहता अपने। लेकिन कुरान हमको बता रहा है कि केवल वही टिक करके रह सकता है जो समस्त मानव जाति की भलाई का होगा। तो अगर आप मानव जाति की भलाई के बन के रहेंगे तो आपके पैर टिका के रखे जाएंगे, और अगर नहीं तो फिर हमारे पैर उखाड़ दिए जाएंगे। जितना समय हमें दिया गया है उस समय में हम अपनी ज़िंदगी तो जैसे तैसे गुजार लेंगे, लेकिन पैर उखड़ के जहाँ भी ज़िंदगी गुजरे, उखड़ जाए ना, ऐसा उखड़ जाता है अभी हमारी अल्लाह, ठीक है नहीं? तो उखड़ जाएंगे हमारे पैर। पैर जम के रहने चाहिए। और पैर किसके जमे हुए हैं? पैर उन लोगों के जमे हुए हैं। पैर मदर टेरेसा का जमा है, पैर गौतम बुद्ध का जमा है, पैर स्वामी विवेकानंद के जमे हैं,
पैर सीवी रामानुजन सर के जमा हैं, इनके पैर जमे हुए हैं। प्रॉफिट मोहम्मद का जमा है, जीसस क्राइस्ट का जमा है, प्रॉफिट मूसेस का जमा है, ऋषि मुनियों के पैर जमे हुए हैं। आज तक कौन इनको बुरे नामों से पुकारता है ना? तो इसलिए जो है वो इसको हमको आपको समझना चाहिए। हमारा जो स्टार्टिंग और एंड लेट्स ऑफ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये भी स्मार्ट प्रिंसिपल्स में से हमारे एक हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपके जो भी सवाल हो या कुछ भी हो तो आप उसको लिखिएगा, आप यहाँ बॉक्स में लिखिए, टेलीग्राम के उस पर लिखिए, मेरे को व्हाट्सअप करिए, है ना? मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8279865903। आप उस पर जो है वो करिए उसको। और थैंक यू ऑल, थैंक यू, टेक केयर, कीप लर्निंग वन न्यू थिंग ईच डे एंड हेल्प अदर्स ऑल्सो इन लर्निंग।